हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की वन शॉट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट वन का वन शॉट है। वन शॉट। और इस कोर्स को ना यार मैं चाहूँगा, मैंने अभी तक इतना किसी से नहीं बोला, लेकिन मैं इस कोर्स को चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यार बच्चों के अंदर या फिर जो भी आईपीयू के स्टूडेंट है ना, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार इस कोर्स को। लिटरली कसम से इस कोर्स को अगर तुमने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना फिर तो भाई पाप लगेगा कसम से तुम्हें। शेयर करो यार इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस कोर्स की फ़ायदा सबसे पहले आप ये देखो कि इस कोर्स के चारों वन शॉट जो आपको हैं, आपको एक वेब सीरीज की तरह एक ही टाइम पर मिलने वाले हैं यार। एक वेब सीरीज जैसे आप देखते हो ना, एपिसोड वाइज आपको जो है ये मिलने वाले हैं। मैं ऐसे ही डालूँ एपिसोड 01 करके, एपिसोड 02 करके, एपिसोड 05 करके, और वेब सीरीज का नाम होगा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, उस तरीके से आपको एक साथ चारों एपिसोड मिलेंगे। और देखो, और जिन्हें भाई वेब सीरीज देखना नहीं पसंद उनके लिए मैं इसे एक मूवी की तरह भी डालने वाला हूँ। मूवी मतलब कि चारों वन शॉट्स को जो है कंबाइन करके डाल दूंगा मैं चैनल पर अपने। ठीक है, तो देखो यार ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो इस वन शॉट को। और ऐसा इतना प्यारा डेटा स्ट्रक्चर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा भाई, मैं गारंटी लेके दे रहा हूँ। अगर किसी ने पढ़ाया है तो उसे मेरे आगे यार लाके खड़ा कर दो। किसी ने इतना प्यारा वन शॉट नहीं पढ़ाया होगा जितना मैंने प्यारा पढ़ा रखा है कम टाइम के अंदर। और सारी शॉर्ट नोट्स हैं, देखो सारी शॉर्ट चीज़ें हैं जो कि मैंने भाई रात भर मेहनत करके जो है ये शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, पढ़ो तो पढ़ना स्टार्ट करो बस आप। एक तो शुरू करते हैं वीडियो को, बहुत टाइम हो गया। पहले समझो डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा को इस तरीके से अरेंज करना ताकि हम उसे यूज़ कर सकें एफिशिएंटली हमारी मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर डेटा को इस तरीके से अरेंज करना ताकि उसका इस्तेमाल जो है एफिशिएंटली हो सके। समझ रहे हो, ताकि उसका क्या हो सके, उसका इस्तेमाल एफिशिएंटली हो सके। समझ गए। एक और डेफिनेशन भी है इसकी कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेमोरी या फिर स्टोरेज है जो कि जिसे कि हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को। अब देखो भाई, मैंने तो आपको दो डेफिनेशन दे दी हैं। अगर जो आपको इसमें से डेफिनेशन अच्छी लगे आप वही पढ़ो। ठीक है, अब बेसिक सी एक और चीज़ बता देता हूँ कि एल्गोरिदम काम का है नहीं, क्योंकि काम का तो आपके अगले सेम में आएगा, पर बेसिक सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, एल्गोरिदम कुछ नहीं है। एल्गोरिदम है ये सेट है रूल्स का जो कि हमें क्या हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है ऑब्टेन करने में एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जो कि हमें क्या हेल्प करता है ऑब्टेन करने में एक्सपेक्टेड आउटपुट को, कि हमारा आउटपुट क्या हो सकता है हमारे गिवन इनपुट के हिसाब से। उन रूल्स को लगाने का जो सेट होता है उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है भाई, बेसिकली एल्गोरिदम होता कुछ नहीं। एल्गोरिदम मतलब होता है कि स्टेप्स समझ गए। एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स बस। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी आ गई है कि मेरे को कमेंट करके पहले बताना आपका डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम कब है। ठीक है, जल्दी बताना, मैं उसी हिसाब से जो है इस सीरीज़ को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर का है ये वो। जैसे बाकी मैं वीडियो में आप करते हो आजकल, आप जैसे अप्लाइड मैथ्स वाली को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, अप्लाइड मैथ्स वाली वीडियो बहुत देख रहे हो। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है ना वो दो टाइप का है। पहला है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। देखो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर दोज डेटा स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं किसके ऊपर, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पर। उन्हें हम प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर हम किन्हें कहते हैं, जो कि डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं हमारे किस पर, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पर। जैसे कि हमारा क्या हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, बूलियन हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गए ये सारे हमारे। ठीक है, समझ गए। तो अब भाई प्रिमिटिव तो समझ लिया, तो अभी नॉन प्रिमिटिव क्या है। नॉन प्रिमिटिव कुछ नहीं, नॉन प्रिमिटिव वही है जिन्हें हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर से जिन्हें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं या फिर बोलो ड्राइव करते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है
कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर से। देख रहे हो भाई, इतनी आसान लैंग्वेज में इतने प्यारे प्यारे नोट्स आपके लिए बनाए हैं यार। अब आप इनसे नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा यार, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के भी दो टाइप हैं। क्या क्या? पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो अरेंज्ड होते हैं, कैसे? सीक्वेंशियली अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। टेंशन मत लो, ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम आगे, अभी एग्जांपल दिया है बस। अगला है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारा किसके अंदर आता है? नॉन पीडीएस के अंदर ही। क्या है? वो एलिमेंट जो कि अरेंज होते हैं एक हायरार्किकली या फिर ग्राफ टाइप के स्ट्रक्चर में, कि वो एक हायरार्की या फिर मान लो कि ग्राफ के तौर पे बने होते हैं, वो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर नहीं, हाँ, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या हो गए? ट्रीज हो गए। ट्रीज में एक हायरार्की फॉलो होती है यार, जब हम ट्रीज को बना रहे होते हैं तो एक हायरार्की फॉलो होती है, जैसे ग्राफ्स हो गए। ये सारे हमारे क्या हो गए? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब बेसिक पढ़ लिया हमने सारा कुछ, इस पे से क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। जो ये वाली थ्योरी अभी मैंने कराई है ना, ये डेफिनेशन तो आपको सबकी आनी चाहिए। आप पढ़ते हैं एरे क्या होता है। चलो अब एरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो एरे क्या है? एरे है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे एक एलिमेंट्स का कलेक्शन है ऑफ सेम डेटा टाइप, जिसे हम कहाँ स्टोर करते हैं? कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में। देखो कितनी प्यारी और आसान डेफिनेशन है। अब आपसे एरे कुछ पूछेगा यार, आप लिख के नहीं आओगे क्या एरे? मेरे को मतलब खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कैसे नोट्स बना दिए इतने प्यारे। तो एरे एक ऐसा कलेक्शन है एलिमेंट्स का जो कि सेम डेटा टाइप्स के हैं और स्टोर है कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन के अंदर। जैसे कि एक एरे का एग्जांपल आप ले लो, 10, 20, 30, 40, ये एक एरे है। अब एरे का फ़ायदा क्या है ये समझो। एरे का फ़ायदा ये है कि इसका साइज़ फिक्स रहता है, इसमें जो डेटा है ना वो सिक्वेंशियली स्टोर होता है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है सिक्वेंशियली स्टोर होता है? देखो हमने पढ़ा तो था यहाँ पर कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एलिमेंट सीक्वेंशियली अरेंज होते हैं। तो मतलब एक डेफिनेशन से भी आप अगली डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हो, ठीक। इसमें अगला एडवांटेज देखो, इसमें हम किसी भी एलिमेंट को जो है फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इंडेक्स का इस्तेमाल हो रखा है। तो समझ गए कि इसके अंदर हम जो है किसी भी एलिमेंट को जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए जो है इसके अंदर सर्चिंग बहुत फास्ट होती है एरे के अंदर। इसमें हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ट्रैवर्सल कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले डेटा स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं जो कि है स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है किसी लीफो को। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मीन्स होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है जो एलिमेंट हमारा इंसर्ट हुआ है लास्ट में, जो एलिमेंट हमारा लास्ट में इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले जो है रिमूव होगा। ये है लीफो प्रिंसिपल का मतलब। जैसे कि हमें मान लो एक स्टैक होता कैसे है? स्टैक ऐसे होता है, ये एक स्टैक है। हमें कमांड दी गई, क्या क्या दिया गया? हमसे पहले बोला पुश करो 10 को, 20 को, 30 को, और फिर पॉप कर दो 30 को। तो चलो पहले डालते हैं, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया। अब हमसे डिलीशन के लिए बोला है, तो हमारा जो TOS क्या है? TOS मतलब टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट है वो हमारा क्या है? 30। तो जो लास्ट में डला है ना, लास्ट मतलब 30 लास्ट में डला है, तो 30 डिलीट भी समय पहले होगा, समझ रहे हो। सो हम कहाँ थे? स्टैक पर। कि स्टैक में मान लो हमने पहले पुश कर दिया 10 को, फिर 20 को, फिर 30 को। तो 10 सबसे नीचे गया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। अब 30 हमारे यहाँ पे क्या है? 30 हमारा टॉस। टॉस मतलब टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक का जो टॉप है वो हमारा क्या है? 30 है। सो अब इसमें पहले हमने क्या है प्रिंसिपल पढ़ा था। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में आया है ना वो सबसे पहले डिलीट होगा। तो समय पहले जब हमें पॉप करना है तो पॉप कौन होगा? समय पहले 30 पॉप होगा। पॉप मतलब डिलीट। डिलीट
एक ऑपरेशन होता है स्टैक के अंदर पॉप नाम का, पढ़ लिया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर, जो कि है क्यू। क्यू क्या है? क्यू कुछ नहीं है, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या फॉलो करता है, फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फीफो प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्रिंसिपल हमारा क्या करता है, फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल को। फीफो प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट हमारा सबसे पहले इंसर्ट होगा, डिलीट भी वही सबसे पहले होगा। मानो हमने इंसर्ट कराया 10 20 30, तो 10 सबसे पहले इंसर्ट हुआ तो 10 ही सबसे पहले डिलीट होगा। 10 हमारा क्या है, फ्रंट में, 30 रियर में, एंड में। तो अगर डिलीशन हैपन होगा तो समय पहले 10 ही डिलीट होगा, क्योंकि वो हमारा फ्रंट में है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है। इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं क्यू के अंदर। पहला ऑपरेशन है हमारा एन क्यू करना। एन क्यू मतलब क्यू के अंदर किसी वैल्यू को पुट करना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एन क्यू करना। दूसरा है डी क्यू करना, उसे रिमूव करना। एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए एन क्यू, रिमूव करने के लिए डी क्यू, ठीक है। और अगर फ्रंट एलिमेंट देखना है, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट देखना है आपको क्यू के अंदर का, तो उसके लिए है फ्रंट नाम का एक ऑपरेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अब हमने जो है अपना पूरा स्टार्टिंग का पार्ट जो है, हमने सारे लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट कर दी हैं। स्टैक, एरे वेरे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम जो है सॉर्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से जो है पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताता है कि एक एल्गोरिथम जो है कितना टाइम लेता है रन करने में, अगर इनपुट साइज को हम जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो जो है कितना टाइम जो है कोई एल्गोरिथम जो है रन करने के लिए लेता है। डेफिनेशन इंग्लिश में सुनाता हूँ। हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन एज एन इनपुट साइज इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारा एल्गोरिथम रन करने के लिए कितना टाइम लेता है, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। ये हमें एल्गोरिथम को कंपेयर करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू कंपेयर एल्गोरिथम, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझो अच्छे से। क्या है यहाँ पे, मानो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, और एक एरे है जिसके अंदर 10,000 एलिमेंट हैं, ठीक है। और हमें मेजर करना है, ठीक है। तो अब हमें कुछ सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, 10 के जिसके अंदर एलिमेंट है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक एक करके सर्च करने जाएगा ना, इसलिए बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन 10 एलिमेंट हैं तो 10 बार सर्च करना है बस। अगर एलिमेंट पहला होगा तो वो और भी आसान चीज़ है। तो यही हमारा क्या बताता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि ये इसमें कम टाइम लग रहा है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है। और हम इस ग्रोथ को, जो टाइम जो बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का। तो चलिए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देखते हैं क्या होती है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है बिग ओ नोटेशन, ठीक है। बिग ओ नोटेशन मतलब, बिग ओ नोटेशन हमारा जो है वर्स्ट केस को शो करता है। ये हमें बताता है कि कोई भी एल्गोरिथम जो है रन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले सकता है, ये मैक्सिमम टाइम बताता है। तो मतलब ये वर्स्ट केस है। जैसे हमें मान लो लीनियर सर्च करना है इस एरे के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट है 10 20 30 40 50, और हमसे क्या दिया 50 सर्च करो, तो 50 के लिए तो हमें ये भी पूरा सर्च करके जाना पड़ेगा। तो मतलब ये एकदम वर्स्ट केस है। ये हमें बताता है कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। सर्चिंग 50 रिक्वायर चेकिंग ऑल एलिमेंट, कि हमें सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे तब हम जाके 50 को जो है फाइंड कर पाएंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हमें n बार चेक करना पड़ा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ओ एन, ठीक है, जहाँ पे n है हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ कॉमन बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है, जैसे कि बिग O 1, बिग O log n, बिग O n, बिग O n log n,
ये बिग ओ वन हमारी कांस्टेंट होती है, ये हमारी क्या होती है, लॉगरिथमिक होती है, ये हमारी क्या होती है, लीनियर होती है, ये होती है हमारी सॉर्टिंग के लिए, ये बिग ओ 2 की पावर n होती है हमारी एक्सपोनेंट के लिए। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं कि ओमेगा नोटेशन क्या है। ये क्या चीज, ओमेगा नोटेशन हमारा जो है बेस्ट केस को जो है बताता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एल्गोरिथम रन करने के लिए कितना कम से कम कितना टाइम ले सकता है, कम से कम कितना टाइम एक एल्गोरिथम ले सकता है रन करने के लिए, वो हमारा क्या बताता है, ओमेगा नोटेशन बताता है। ठीक है, जैसे कि वही वाली एरे ले लो जिसके अंदर एलिमेंट थे कितने, 10 20 30 40 50। मान लो हमसे कह दिया 10 को सर्च करो, अरे 10 को सर्च करने निकलेंगे तो 10 तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसमें तो टाइम ही नहीं लगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ओ 1 तो हो गई, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले पर ही मिल गया। लेकिन ये ओमेगा नोटेशन है, यहाँ पे ओमेगा 1 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट हमें फाउंड होगा इमीडिएटली, इसलिए बस समझ रहे हो, इस सर्चिंग हमें फर्स्ट एलिमेंट की कर दी थी ना। वहीं पे थीटा नोटेशन क्या बताता है, थीटा नोटेशन हमें बताता है कि एवरेज केस के बारे में, इट रिप्रेजेंट द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, ना बेस्ट ना वर्स्ट, मतलब एवरेज। जैसे एक एरे ले लिया, ये हमसे बोल दिया कि चलो सर्च करो, उसमें 30 का है, अब 30 तो बीच में है ना, तो ये एवरेज हो गया ना, ना तो बेस्ट हुआ ना वर्स्ट हुआ, समझे। सर इट चेक द क्या, अराउंड हाफ ऑफ एन एलिमेंट ऑन एवरेज, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग थीटा एन, समझ गए। तो हमने सभी तरीके की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ लिया। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एडीटी। जो एडीटी है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि हमें बताता है कि क्या ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहा है, ना कि वो इस चीज़ पर गौर कर रहा कि वो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। मतलब एडीटी जो है ना, एडीटी वो इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस ना करके हमारा ऑपरेशन पर फोकस करता है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको याद करनी है ये। तो ये मेनली फोकस किस पे करता है, ये मेनली फोकस करता है बिहेवियर पर, ऑपरेशन पर, रूल्स पर। रूल्स क्या क्या लग रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंटरनल कोडिंग। ये इंटरनल कोडिंग डिटेल पर जो है ज़्यादा इतना नहीं जाता, ये बस ऑपरेशंस पे वो करता है गौर। जैसे एटीडी हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, एटीडी हमारा डेटा से और ऑपरेशन ऑन डेटा, डेटा पे क्या ऑपरेशन हो रहा है उससे मिलकर बना है हमारा एडीटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एडीटी लेते हैं, एक स्टैक का एडीटी लेते हैं, तो इसमें देखो इट डज नॉट टेल वेदर, ये हमें ये चीज़ नहीं बताएगा कि स्टैक हमारा इम्प्लीमेंटेड कैसे हुआ है, कि वो एरे का इस्तेमाल करके बना है, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके बना है, ये हमें ये चीज़ नहीं बताएगा। लेकिन हमें ये चीज़ बताएगा कि इस पे क्या, लेकिन हमें ये चीज़ बताएगा कि इस पे ऑपरेशन क्या क्या हो रहे हैं, जैसे कि पुश ऑपरेशन हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया, ये हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो एडीटी की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं वो चलिए वो समझते हैं कि एडीटी की स्पेसिफिकेशन ये है कि डिफाइनिंग द ऑपरेशन एंड द बिहेवियर ऑफ एडीटी। जैसे कि एक स्टैक एडीटी हमने ले ली, इस पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, पहला यही तो हो सकता है कि पुश करना, कि एलिमेंट को इंसर्ट करना, पॉप मतलब रिमूव कर देना, पीक मतलब टॉप वाले एलिमेंट को व्यू करना, इज एम्प्टी मतलब चेक करना स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। अब वही इसकी परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस क्या हो जाएंगी एडीटी की, ये हमें ये चीज़ बताएगा कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है वो कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक, वो भी कैसे बताएगा, इस्तेमाल करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और मेमोरी यूसेज का। जैसे कि स्टैक की हमें परफॉर्मेंस देखनी है, तो हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशन है, तो इन सब की परफॉर्मेंस इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ 1। तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशन बता रहा है। ठीक है, अब एडीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो कि ये हमारी जो है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है, और ये मेनली जो है प्रोग्राम को क्या बनाता है, ईजियर बना देता है, ये कोड की रीयूजिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, और ये हमें हेल्प करता है चूज़ करने में एक इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर को चूज़ करने में हमारी ये हेल्प करता है। ठीक, एडीटी पूरा कंप्लीट हो गया, हमने एडीटी पूरा पढ़ लिया। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा यार,
ठीक है। नेक्स्ट देखो सर, थोड़ी बड़ी यूनिट है इसलिए वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग आपके सिलेबस में है। सर्चिंग मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को क्या करना, एक कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर से फाइंड करना। मतलब एक बहुत सारी डेटा की कलेक्शन दे रखी है, उसके अंदर से किसी एलिमेंट को फाइंड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करना, उसे ही हम सर्चिंग बोलते हैं। जैसे कि एक एरे ले लो 10 20 30, हमें 30 फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हैं कि ये रहा 30। और कौन सा केस है? ये हमारा वर्स्ट केस है, समझ रहे हो? धीरे धीरे हम पीछे की चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, और वो आएंगी ही यार। अगर आपने स्टार्टिंग की चीज़ें नहीं समझी तो मैं भी कह रहा हूँ, अब वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना, देखो, स्टार्ट करो, फिर समझो। अब सर्चिंग के 2 टाइप हैं। पहला है हमारे पास, सर्चिंग के 2 टाइप हैं, एक है हमारा LS, एक है BS। LS मतलब लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग के अंदर क्या होता है? लीनियर सर्चिंग के अंदर हम एलिमेंट को चेक करते हैं 1 बाय 1 करके, जैसे अभी तक हम सारी एरेज में कर रहे थे 1 बाय 1 चेक करके, ठीक है। वैसे ही इसका स्टेप क्या होता है? पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो, फिर कंपेयर करो एक दूसरे को, और अगर एलिमेंट मिल जाता है तो फिर क्या कर दो, स्टॉप कर जाओ वहीं पे। जैसे कि हमें 30 सर्च करना है उसी के इसके अंदर ही, तो 10 पे गए नहीं मिला, 20 पे गए नहीं मिला, 30 पे आते ही मिल गया एलिमेंट, तो वहीं स्टॉप हो गए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग O N। बिग O N क्यों नहीं? इसकी डिसएडवांटेज क्योंकि ये है ना कि ये काफ़ी स्लो है अगर लार्ज डेटा में मिल जाए तो, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये क्या है, सिंपल है काफ़ी ये, लेकिन अनसॉर्टेड एरे पर काम करता है हमेशा। इसके लिए हमें सॉर्टेड एरे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ये फ़ायदा है। बाइनरी सर्च पढ़ो, अब सॉर्टेड अनसॉर्टेड का आप समझोगे कि ये क्या बवाल था, ठीक है। बाइनरी सर्च हमारा है कि इसमें ये बाइनरी सर्च जो है हमारा सिर्फ वर्क करता है किस पर? सॉर्टेड एरेज पर। सॉर्टेड एरे मतलब जो कि सॉर्टेड है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्टेड है, ठीक। जो सॉर्टेड मतलब 1 2 3 4 ऐसे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मेन फॉर्मूला क्या है, किस रूल पे काम करता है? ये जो है हमारा एरे को क्या करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है हाफ्स के अंदर, फिर उनमें सॉर्टिंग अप्लाई करता है। जैसे कि देखो हमें एक एरे दे दिया 10 20 30 40 50, ठीक। हमें 40 सर्च करना है, ठीक। अब हम सबसे पहले इस एरे का मिड फाइंड करेंगे। मिड हमें पता चलेगा 30। अब हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो 30 से छोटा है या बड़ा है। तो हमारा एलिमेंट क्या है, 30 से बड़ा है। तो हम सिर्फ जो है राइट साइड को ही क्या करेंगे, सर्चिंग करेंगे राइट साइड में। हम लेफ्ट साइड को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा एलिमेंट वहाँ पे मिलना ही नहीं है, तो हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को खामखा क्यों बढ़ाए, ठीक है। तो ये फ़ायदा है बाइनरी सर्च का। तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे सिर्फ राइट हाफ को, और हमारा 40 जो है मिल जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी फास्ट काम करता है। डिसएडवांटेज बस यही है कि एरे हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए, ये तभी काम करेगा आपका, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या बढ़िया है एकदम, बिग O log n, ठीक है। ये बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एकदम। इतना पढ़ लिया सब ने, समझ आ गया सबको अच्छे से? नहीं आया वीडियो दोबारा एक बार चेक करके आओ, देख करके आओ, सब समझ आ जाएगा अच्छे से एकदम। अब जिस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। इसमें देखो 5 टाइप की आपकी क्या है, सॉर्टिंग है। 5 टाइप की क्या है, सॉर्टिंग है। उनमें से आपका क्विक शॉर्ट, और कौन सा ये आपका हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, और मर्ज शॉर्ट बेहद इम्पोर्टेंट है, और हीप सॉर्ट ये आपसे पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो सॉर्टिंग का मतलब क्या है। सॉर्टिंग का मतलब यह है कि डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एक ये उलझा हुआ डेटा दिया था 10 50 40 30, अब हमने इसे क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, तो क्या हो गया 10 30 40 50, ये सॉर्ट हो गया। पर ये सॉर्टिंग होती कैसे है, अब वही चीज़ समझेंगे। हमारे सिलेबस में जो सॉर्टिंग है वो है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग को। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग
हमारी जो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है उसके अंदर हमारा जो एल्गोरिथम क्या करता है, सॉर्ट करता है डेटा को बाय कंपेयरिंग एलिमेंट को कंपेयर करके हमारा जो है डेटा क्या होता है, सॉर्ट होता है। हमारी सॉर्टिंग कितने टाइप की है, 5, इंसर्शन, शेल, मर्ज, क्विक और हीप सॉर्टिंग। बहुत ही प्यारी सॉर्टिंग है। चलिए अब धीरे धीरे इन्हें समझते हैं। ठीक, पहली है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट हैं वो इंसर्ट होते हैं कहाँ पर, एक करेक्ट पोजीशन में 1 by 1। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका एल्गोरिथम समझो। एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स कि आपको कैसे जो है इसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या कर लो, जो अभी आपको एक एरे गिवन होगा, सबसे पहले उसको स्प्लिट कर लो 2 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट होगा सॉर्टेड एरे, उसको सॉर्टेड एरे बोल दो, और दूसरा होगा उसे अनसॉर्टेड एरे बोल दो। ठीक है, समझ गए इतना। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है। अब जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है किसका, अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, उसको आप क्या बोल दो, की बोल दो। उसको क्या बोल दो, की नाम दे दो। और फिर चेक करो राइट से लेफ्ट की तरफ, अगर आपका जो की है वो सॉर्टेड एरे की वैल्यू से क्या है, बड़ी है, तो कुछ भी मत करो। लेकिन अगर आपकी जो की है वो छोटी है सॉर्टेड एरे की वैल्यू से, देन इन वैल्यूज को स्वैप कर दो। ठीक, स्वैप कर दिया, देन शिफ्ट कर दो की को, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में जो है शिफ्ट कर दो। कंपेयर करने के बाद सॉर्टेड एरे मतलब जो लार्जर वैल्यू है ना उसे राइट साइड भेज दो। ये है। अब समझो एक एरे गिवन था 50, 20, 30, 40। पहले एलिमेंट को सॉर्टेड एरे, ये अनसॉर्टेड एरे। ठीक, और जो अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट है उसे की बोल दिया हमने। अब की और सॉर्टेड एरे में कंपैरिजन करा तो हमारी की क्या है, छोटी है 50 से, की वैल्यू 20 है। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो यहाँ पे। तो क्या हो गया, 20 इधर आ गया, 50 इधर आ गया। अब ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। अब अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट 30 है, तो हमारी नई की क्या बन गई, 30 बन गई। अब 30 को 50 से कंपेयर करा तो फिर से 30 छोटा है 50 से, तो 30 इधर आ गया और 50 इधर चले गया और 40 इधर चले गया। अब ये 3 हमारे सॉर्टेड एरे हो गए और ये लास्ट अनसॉर्टेड एरे रह गया। और अनसॉर्टेड एरे की पहली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, की। तो 40 को हमने 50 से कंपेयर करा तो 50 बड़ा निकला, तो हमने 50 को फिर से राइट साइड भेज दिया और 40 इस साइड आ गया। और इस तरीके से हमारा पूरा एरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। आई होप कि बहुत आसान होगा, आपको समझ आया होगा। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बेस्ट केस के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n, और एवरेज के लिए होती है बिग O n स्क्वायर, और वर्स्ट के लिए होती है, क्या होती है, वर्स्ट है ही नहीं, क्योंकि ये सॉरी, वर्स्ट के लिए होती है ओमेगा n स्क्वायर ही, बिग O n स्क्वायर ही उसकी वर्स्ट के लिए होती है। लेकिन है तो ठीक, लेकिन ये ज़्यादा वो नहीं है, टाइम एफिशिएंट नहीं है ये वाला मेथड। इसलिए हमारे पास इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन आता है जिसे हम बोलते हैं सेल शॉर्ट मतलब ये क्या है, इम्प्रूव वर्जन है हमारा इंसर्शन सॉर्ट का। इस जैसे हम इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट को कंपेयर कर रहे थे ना और फिर सॉर्ट कर रहे थे, कंपैरिजन यहाँ पर भी होगा, एलिमेंट कंपेयर होंगे लेकिन एक सर्टेन गैप पर एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप देखो। सबसे पहले कोई भी एरे गिवन है, सबसे पहले गैप निकालेंगे। गैप की वैल्यू क्या होगी, n/2 की फ्लोर वैल्यू। n क्या है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हमारा एरे के अंदर हैं। मान लो गैप आ गया 4। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एलिमेंट मान लो 10, 20, 30, 40, 50, तो पहले एलिमेंट पे यहाँ पे एरो रखेंगे और गैप 4 फोर्थ एलिमेंट पे यहाँ रखेंगे। तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से होगा, कंपेयर करेंगे हम, क्या करेंगे, डिस्टेंट एलिमेंट को। और फिर धीरे धीरे हम गैप को क्या करेंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे, 4 से 2, 2 से 1, और फाइनल हमारा जो पास होगा वो गैप 1 पे हम करेंगे जैसे हम इंसर्शन में कर रहे थे। लेकिन इसमें फ़ायदा होगा कि हमारा पहले ही 90% हमारा जो है सॉर्ट हो जाएगी, हमारी वो क्या एरे हमारी 90% हमें सॉर्ट होकर मिलेगी। ठीक है, करना क्या है, पहले एलिमेंट हम
एक एरो एरो लगा देंगे इस तरीके की फर्स्ट एलिमेंट पर, और जो नेक्स्ट एरो है वो हम फोर्थ एलिमेंट पर लगाएंगे अगर हमारा गैप क्या है 4 है। फिर हम एरो 1 को चेक करेंगे अगर एरो 2 से, अगर एरो 1 फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारा छोटा है एरो 2 से तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है सेकंड एलिमेंट से तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे दोनों को। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है 23, 29, 12, तो ये पहले एलिमेंट पे एरो 1 आ गई, यहाँ पे एरो 2 आ गई। अब ये एलिमेंट क्या था, छोटा था और ये बड़ा था तो हमने कुछ नहीं करा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, गैप 2 के लिए करेंगे, फिर गैप के लिए 1 के लिए यही चीज़ करेंगे हम। इसका फ़ायदा क्या है, ये फास्टर मेथड है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये स्टेबल मेथड नहीं है। एक जैसे एक स्टेबल मेथड होता है ना हमारे पास, ये मेथड स्टेबल नहीं है, बस यही दिक्कत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये देखो ये नोट्स हैं आपके प्यारे से। मैं छोटे कर नहीं रहा, फिर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं इसलिए छोटा करके पढ़ा नहीं रहा। अब मर्ज शॉर्ट क्या है, मर्ज शॉर्ट में क्या कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं, डिवाइड करना फिर कॉन्कर करना। पहले एरे को डिवाइड करो फिर उसे मर्ज करो, ये हमारा मर्ज शॉर्ट बताता है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं मर्ज शॉर्ट को। मर्ज शॉर्ट के अंदर पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एरे को क्या करते चले जाते हैं, हाफ्स के अंदर डिवाइड करते चले जाते हैं। जैसे ये एक एरे है, ये एक एरे है, इसको हम हाफ्स के अंदर डिवाइड करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, जब तक हमारा एक डब्बा एलिमेंट ना रह जाए तब तक इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड करते चले जाएंगे हाफ के अंदर। फिर हम ईच हाफ को क्या करेंगे, रिकर्सिवली क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, जो मर्ज कर देंगे जो सॉर्टेड हाफ हमारे हमें जो मिलेंगे। मिड की वैल्यू कैसे नहीं मिलेगी हमें, लो प्लस में हाई को डिवाइड करके 2 से। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n log n। इसकी दिक्कत ये है कि ये एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर करता है, ठीक है, और ये हमारा कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये रिकर्सिव होता है, नेचर ऑफ अप्रोच इसकी रिकर्सिव होती है, ये एक स्टेबल एल्गोरिदम है, ये एक इन प्लेस एल्गोरिदम है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, अगर आपकी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो तब भी आपको ये सारे स्टेप जो हैं लगाने ही पड़ेंगे। अब ये समझो यहाँ पे सॉर्टिंग हुई कैसे, यहाँ आ जाओ। अब ये एरे है आपकी, ठीक है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ठीक। अब इसको फिर डिवाइड कर दिया, 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 इसको फिर डिवाइड कर दिया। अब 7 और 3 में कंपेयर करो कौन छोटा है, जो छोटा है वो आगे आ जाएगा, तो 3 और 7 आगे आ गया, 16 ऐसे ही रहेगा। 2 और 24 में 2 आगे आ गया, 24 आगे आ गया। 4 और 11 में ये ऑलरेडी सॉर्टेड थे। देखो 9 और 5 में 5 छोटा था तो 5 आगे आ गया। अब देखो, अब ये ठीक है। अब 3, 7 और 16 में कंपैरिजन करो, ये 3 है, 7 है, 6 है। 3 को बोलो आप I और 6 को बोलो J। अब I और J में से जो छोटा है ना वो पहले आ जाएगा, मतलब 3 छोटा है तो 3 पहले आ गया। अब इस I को काट दो, अब नेक्स्ट I बन गया हमारा 7। अब I और J में जो छोटा है उसे पहले ले आओ, तो 6 छोटा है, 6 यहाँ आ गया, फिर 7 आ गया। बस इस तरीके से सॉर्टिंग करनी है, और फिर जब फाइनली जब सॉर्ट हो जाए तो इन्हें मर्ज कर देना है इस तरीके से। ये मर्ज कर दिया हमने, ठीक है। अभी हम डिवाइड कर रहे थे, अभी लास्ट स्टेप हमारा क्या है, कॉन्कर कर दिया हमने, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है हमारा मेथड कौन सा, क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट काफ़ी आसान सा है, चलो देखते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को ही फॉलो करता है। सबसे पहले क्या करो, जो भी एरे गिवन है एक पाइवट मान लो जो कि फिक्स रहेगा, और 2 पॉइंटर मान लो P और Q नाम से, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो। अपने कॉपी पकड़ो, कॉपी के अंदर एक एरे बनाओ अपने मन के हिसाब की, उसमें एक पाइवट मान लो, कोई भी कुछ भी कैसा भी, 2 पॉइंटर मान लो P और Q नाम के, करते रहो साथ साथ। अब P के लिए क्या करो, लेफ्ट से राइट चेक करो, लेफ्ट से राइट स्लाइड करो, लेफ्ट से राइट एरे के अंदर, एरे के अंदर। जैसे ही आपको जो भी एरे के अंदर कोई नंबर है वो आपको पाइवट से बड़ा या बराबर मिल जाए तो P को वहीं पर रोक दो, P को वहीं पर रोक दो, वहीं पर रोक दिया।
सिमिलरली क्यू के लिए राइट से लेफ्ट स्लाइड करो, और जैसे ही कोई नंबर आपका पिवट से छोटा या बराबर मिल जाए तो क्यू को वहीं रोक दो, क्यू को वहीं रोक दो। रोक दिया। अब ये चीज चेक करो कि पी और क्यू ने एक दूसरे को क्रॉस किया है कि नहीं। अगर पी और क्यू ने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा तो पिवट और क्यू की वैल्यू को क्या कर दो, स्वैप कर दो, मतलब बदल दो आपस में। अगर क्रॉस नहीं करा है तो पी और क्यू की वैल्यू को स्वैप कर दो आपस में। समझे? करते रहो साथ साथ। अब जैसे ही अगर हमारा क्रॉस नहीं हुआ, अगर हमारा क्रॉस हो गया तो हमने पिवट और क्यू की वैल्यू को क्या कर दिया, स्वैप। यहाँ से नई प्रॉब्लम ये आएगी, नया वो सुनो स्टेप अगला, कि अब हमारा जो पिवट है, नया एक पिवट आ गया, तो अब आपको एरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड आ गया ना, डिवाइड कर दो एरे को। कहाँ से डिवाइड कर दो? एरे को ओल्ड पिवट से, जहाँ पे हमारा ओल्ड पिवट की वैल्यू है ना, वहां से उस एरे को डिवाइड कर दो। और सिमिलरली फिर वही सारे स्टेप जो है अप्लाई कर दो जो अभी तक हमने यहाँ पढ़े हैं। ठीक। बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n log n। एवरेज केस में भी n log n। वर्स्ट केस में हो जाती है बिग O n स्क्वायर। ये एक नॉन एडक्टिव है, ये काफ़ी फास्ट है और ये नॉट स्टेबल है। इसकी काफ़ी खामियां भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। चलो इतना हम एंड तक आ गए हैं अपना। बस अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आखिरी सा हमारा प्यारा सा एक टॉपिक रह गया है, जो कि हमारा हीप सॉर्ट। अगर मैं चाहता तो उसे उसमें भी पढ़ा सकता था। आपका यूनिट 2 के अंदर भी है, भी खैर यूनिट 2 के अंदर भी है, वहाँ भी देखेंगे, इसको लपेट लेंगे। अगर मिल गया तो ये हत्ते चढ़ गया हमारे, अगर इसको वहाँ भी कोशिश करेंगे निपटाने की। यहाँ तो खैर पढ़ा ही रहा हूँ। वैसे तो आपको इस चारों के चारों जो वन शॉट हैं एक साथ प्रोवाइड होने वाले हैं। 1 मिनट के अंदर आपको सारे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, सारे के सारे आप देख सकते हो पूरी वेब सीरीज को। ठीक है, चलो तो अब हीप सॉर्ट देखते हैं। हीप सॉर्ट के लिए आपको पहले हीप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हीप होता क्या है? हीप एक इस तरीके का BST है जो कि एक हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हीप हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मैक्स हीप, दूसरा होता है मिनी हीप। जो मैक्स हीप होता है ना, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सुन लो पहले। मैक्स हीप के अंदर जो पेरेंट है ना वो हमेशा चाइल्ड से बड़ा या बराबर होगा। मिनी हीप के अंदर क्या होगा, जो चाइल्ड है वो हमेशा पेरेंट से बड़ा या बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हमें हीप सॉर्ट के लिए क्या करना होता है, सुनो। सबसे पहले हमें हीप को बनाना होता है। हीप बनाओ, फिर रिमूव करते रहो किसको, रूट को। रूट मतलब टॉप के एलिमेंट को रिमूव करते रहो रिपीटेटिवली। फिर जो लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा है उसे हम एंड में प्लेस करते रहो। जैसे 30 को डिलीट करा तो 30 को लास्ट में प्लेस कर दिया, 20 को रिमूव करा तो 20 को लास्ट में प्लेस करते रहे। इस तरीके से समझो। अब हीप सॉर्ट, पहले हीप बनाओ, बिल्ड करो हीप। हमें एक एरे दे दी। हीप बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। ठीक है, 15 दे दिया, 15 को लिख दिया। लेफ्ट में क्या आ गया, 15 के लेफ्ट में आया 20। ये हीप सॉर्ट की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। क्या हमें क्या कर रहे हैं, मैक्स हीप बना रहे हैं एक। तो मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट्स बड़ा होता है, तो 20 यहाँ चलेगा, स्वैपिंग हो जाएगी और 15 यहाँ आ गया। ठीक है, 15 यहाँ आ गया। अब 7 इंसर्ट कर दिया, 7 आ गया, सही है। 9 इंसर्ट कर दिया, यहाँ आ गया 9। 15 इंसर्ट कर दिया, इधर आ गया 15। क्या बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, हीप बन के तैयार हो गया। कौन सा हीप, मैक्स हीप जो है बन के तैयार हो गया। अब डिलीशन स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा 30 को। जैसे ही आप रूट को डिलीट करोगे ना, तो रूट को डिलीट करने के बाद आप रूट को रिप्लेस किससे करोगे, रूट को आप रिप्लेस करोगे उसी हीप के लास्ट एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ गया यहाँ पर, 15 आ गया। अब जैसे ही अपना 30 को डिलीट करा तो 30 को लास्ट में लिख दिया एरे के। ठीक, 15 को आपने यहाँ पहुँचाया, लेकिन आपने देखा यार हीप की प्रॉपर्टी तो वायलेट हो रही है, तो आप क्या करोगे, स्वैपिंग कर दोगे ऐसे करके। तो 20 यहाँ पर आ गया, 15 यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया। अब प्रॉपर्टी फिर से सही काम कर रही है हमारी। ठीक, अब हमने क्या करा, डिलीट। अब हमने डिलीट कर दिया किसको, अब हम डिलीट करेंगे किसको, 20 को डिलीट करेंगे। 20 को जैसे हमने डिलीट करा तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा, 9, क्योंकि 9 लास्ट एलिमेंट है ना, तो 9 यहाँ पहुंच गया, 15 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 से पहले 20 आ जाएगा। देखो
यहाँ पे 30 के बाद 20 आ गया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 9 गया और यहाँ 15 है और यहाँ 7 है, तो ही प्रॉपर्टी तो वायलेट हो गई ना, क्योंकि बड़ा एलिमेंट तो नीचे आ गया। फिर स्वैपिंग कर दी, स्वैपिंग कर दिया। अब हम क्या डिलीट करेंगे, 15 को, तो 15 को एरे के एंड में लिख दिया। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, 20 है और ये 15 है। जैसे ही आपने डिलीट करा, जो 15 किससे रिप्लेस हो गया, 7 से, क्योंकि 7 लास्ट में था और नीचे 9 है, तो प्रॉपर्टी फिर वायलेट हुई। आपने फिर स्वैपिंग कर दी स्वैपिंग, 9 हो गया 7। अब आप क्या करो डिलीट, अब आप 9 को डिलीट करोगे और 9 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 7 से। डिलीट करा 9 को, तो 9 यहाँ पहुँच गया, 20 30, 9 यहाँ पहुँच गया, 7 यहाँ आ गया। और अब आप देखो, आपको जो है सॉर्ट हो चुका है आपका पूरी एरे। देखो पता है, मैंने इस यूनिट पे काफ़ी टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा इसको। बेशक हमारी मिनी वीडियो थी, लेकिन टाइम लग गया इसको करने में, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक डिटेल में करी हैं। ठीक है, टाइम तो इसलिए लगना ही था। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा यूनिट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी यूनिट 2 को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वेब सीरीज के। हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्रीज मतलब हमारी जो यूनिट 2 है, जिसके हमारे अंदर ट्रीज ही ट्रीज हैं। तो हम जो है ट्रीज आज जो है पढ़ने जा रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करें शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रीज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें सारे तरीके के ट्रीज हम जो है इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री एक नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हर एक नोड के पास एटमोस्ट क्या होते हैं, 2 चिल्ड्रन होते हैं। एटमोस्ट मतलब कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं हमेशा। बाइनरी ट्री के अंदर एटमोस्ट मतलब 0 1 2 इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं ट्री के अंदर। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, बाइनरी ट्री होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री। और जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा इस वेब सीरीज़ का, उन्हें तो समझ ही आ रहा होगा नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब प्रॉपर या फिर फुल, इसके टाइप देख लो बाइनरी ट्री के। प्रॉपर और फुल बाइनरी ट्री हम किसे कहते हैं? प्रॉपर या फिर फुल बाइनरी ट्री हम उसे कहते हैं जिसके पास ईच नोड पे या तो 0 या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर या फिर फुल बाइनरी ट्री। नेक्स्ट वो देखो CBT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CBT, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। CBT क्या होती है? CBT एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसके अंदर ऑल लेवल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ करके, एक्सेप्ट पॉसिबली लास्ट लेवल को छोड़कर। और जो लास्ट लेवल है ना, उसमें नोड हमारे कहाँ होते हैं, लेफ़्ट, जितना ज़्यादा लेफ़्ट से लेफ़्ट हो सकते हैं ना, उतने लेफ़्ट साइड होते हैं। जैसे कि ये मान लो 5 6 8 9, देखो लास्ट कहाँ है, लेफ़्ट की साइड है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, अगर 18, तो ये चीज़ गलत होती, क्योंकि पहले लेफ़्ट में आएगा, बाद में राइट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री। ये क्या होते हैं? परफेक्ट बाइनरी ट्री वो होते हैं जिनके सभी इंटरनल नोड के पास कितने चिल्ड्रन होते हैं, 2 चिल्ड्रन होते हैं, और जो सभी लीफ हैं वो सेम लेवल पर होती हैं। जैसे कि ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, देखो सभी के सभी एक सेम लेवल पे हैं और सभी के 2 चिल्ड्रन हैं। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा डीजनरेट बाइनरी ट्री। क्या होते हैं डीजनरेट बाइनरी ट्री? वो होते हैं जो कि हमारे या तो लेफ्ट ब्रांचड होते हैं या फिर राइट ब्रांच, मतलब इस तरीके के, या तो इस तरीके के होंगे या फिर इस तरीके के होंगे। उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं, इनको हम राइट स्क्यूड बोलते हैं। ये हमारे डीजनरेट बाइनरी ट्री होते हैं, मतलब निकम्मे नाकारे, एक तरीके से अनबैलेंस्ड रहते हैं। अब देखते हैं बाइनरी ट्री को हम ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। ट्रैवर्स मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को विजिट करना। तो ट्रैवर्स करने के बाइनरी ट्री के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्री ऑर्डर से, दूसरा है
इन ऑर्डर से, और चौथा है, तीसरा है पोस्ट ऑर्डर से। प्री ऑर्डर में क्या रूल होता है? प्री ऑर्डर में रूल होता है रूट लेफ्ट राइट। पहले रूट पे विजिट करो, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में विजिट करो, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम क्या है? पहले रूट को विजिट करो, फिर लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करो, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करो। ये है प्री ऑर्डर। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये रहा एग्जांपल, एक ट्री दे रखा है, तो सबसे पहले रूट पर गए, मतलब सबसे पहले हम कहाँ गए? ए पर गए ए पर ए को लिख दिया। फिर उसके बाद हम कहाँ गए? रूट के बाद लेफ्ट पे, लेफ्ट में गए मतलब बी पर गए, तो बी को लिख दिया कि नहीं लिखा? लिख दिया। उसके बाद हम कहाँ गए? राइट पे गए, सॉरी पहले हम लेफ्ट पे आएंगे ना, रूट के बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट गए, फिर से लेफ्ट गए, तो फिर डी को लिख दिया। अब डी को लिखने के बाद सारे लेफ्ट के ख़त्म। अब हम कहाँ जाएंगे? राइट में जाएंगे। राइट में गए तो ई देखा, ई लिख दिया। फिर राइट में गए तो सी दिखा, सी लिख दिया, फिर एफ लिख दिया। तो ये होता है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिग ओ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी बिग ओ एच। एच क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। अब चलिए इन ऑर्डर देखते हैं। इन ऑर्डर के अंदर अलग चीज़ चलती है। इसके अंदर पहले हम लेफ़्ट देखते हैं, फिर हम रूट देखते हैं, फिर हम राइट देखते हैं। मतलब इसका एल्गोरिथम देखो, पहले ट्रैवर्स करेंगे लेफ़्ट सब ट्री को, फिर रूट पर जाएंगे, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है प्री ऑर्डर की तरह, ठीक है। तो वही सेम ट्री है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? इन ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। आप खुद करके देखना, यही निकलेगा। अब देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का डिफरेंट खेल है। इसमें पहले राइट फिर रूट, ठीक। तो पहले ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट सब ट्री को, फिर ट्रैवर्स करेंगे राइट सब ट्री को, फिर हम रूट पर विजिट करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है। और जो चौथा मेथड है वो है हमारा ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल क्या होता है? ये अगर अभी मैंने ग्राफ आपको पढ़ाया नहीं है, ग्राफ हमारी जो क्या होगी, लास्ट यूनिट होगी ग्राफ हमारी। तो जब आप ग्राफ पढ़ लोगे ना, तब आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ब्रेथ फर्स्ट के अंदर हम पता क्या करते हैं? जैसे कोई ट्री दे दिया मैं ए बी सी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एलिमेंट को लेवल बाय लेवल क्या करते हैं? विजिट करते हैं। पहले ए पर गए, फिर बी पर गए, फिर सी पर गए, इस तरीके से। तो उस ट्री के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैवर्सल ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ। देखो सीक्वेंस में है कि नहीं है एकदम। यार मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा, देखो पहले ए पे गए, फिर बी पर गए, फिर सी पर, फिर डी पर, ई पर एफ पर, ठीक है। इस तरीके से ट्रैवर्सल आपका होता है। चलो ये हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, BST। तो BST होती क्या है? जो BST है वो एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसके अंदर जो लेफ्ट सब ट्री के जो नोड है ना, वो हमेशा स्मॉलर होंगे किससे? रूट से। और जो राइट सब ट्री के एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या होंगे? बड़े होंगे रूट से। और बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री भी क्या कर रहे होंगे? एक BST फॉर्म कर रहे होंगे। देखो अभी समझते हैं आगे, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो BST होती क्या है? BST मतलब हमें एक एलिमेंट दे दिया 10 20 30 40। देखो 10 है यहाँ पर, 10 से छोटा क्या होगा? 5 मान लिया, चलो 10 से बड़ा क्या होगा? 20 होगा। 5 से छोटा क्या होगा? 4 हो गया। 5 से बड़ा क्या होगा? 6 हो गया। 20 से बड़ा क्या हो गया? 40 हो गया। 20 से छोटा क्या हो गया? 30 हो गया। इस तरीके से, सॉरी 20 से छोटा क्या हो गया? 30 नहीं, मान लो 15। तो ये है हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पर, वो रूल तो इसमें सेम रहेगा ही कि एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये रूल देखो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये है कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो हमेशा क्या है? रूट से छोटा है, और जो राइट है वो हमेशा रूट से बड़ा है। ये चीज़ समझो। तो BST के अंदर अगर हमें सर्चिंग के लिए कोई बोल दे तो कैसे करेंगे हम सर्चिंग? बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमें की मिली है उसे हम रूट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर वो रूट के बराबर हुई
तो हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट हमें मिल गया, एलिमेंट फाउंड। अगर एलिमेंट नहीं मिला और अगर हमारी क्या है, रूट से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री को छान मारेंगे, राइट सब ट्री में ढूंढेंगे। अगर की हमारी रूट से छोटी है तो हम सर्च करेंगे लेफ्ट सब ट्री में। ये हमारी आसान सी सर्चिंग है। वैसे ही अब इंसर्शन क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम इंसर्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं रूट नोड से, फिर हम कंपेयर करते हैं अपनी वैल्यू को नोड के साथ, ठीक है। अगर वो वैल्यू छोटी है रूट नोड से तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड मूव कर जाएंगे। अगर बड़ी है तो राइट साइड मूव कर जाएंगे और फिर हम उसे कहाँ करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे फर्स्ट नल पोजीशन पर। देखो ये एक ट्री था हमारे पास और हमें क्या इंसर्ट कराना है, हमें 65 इंसर्ट कराना है। मैंने 65 जाके देखा रूट नोड पे, रूट नोड है 50, तो 65 बड़ा है हमारा इससे, तो हम कहाँ मूव कर गए, राइट में। फिर 70 देखा मैंने, 70 क्या है, 70 तो बड़ा है भाई 65 से। फिर मैं लेफ़्ट में मूव कर गया, फिर मैंने क्या देखा, 60 से बड़ा है भाई 65, तो इसका मतलब 65 हमारा क्या आएगा, 60 के राइट में आ गया 65। समझ गए। इस तरीके से हम इंसर्शन करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो आप, एवरेज केस के लिए और वर्स्ट केस के लिए। एवरेज केस के लिए है बिग ओ लॉग एन, वर्स्ट केस के लिए है बिग ओ एन, ठीक है। अब देखो डिलीशन कैसे होता है बीएसटी के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जानदार टॉपिक है। देखो डिलीशन आपको करना है और जब आप डिलीट कर रहे हो तो पहले आपको समय पहले देखना पड़ेगा कि जो आप नोट डिलीट कर रहे हो ना उसके चिल्ड्रन कितने हैं। तो इसमें 3 केस आते हैं, एक तो जिसके अंदर 0 चिल्ड्रन है और एक जिसमें 1 चिल्ड्रन है और जिसके 2 चिल्ड्रन है। तो पहला केस देखो 0 चिल्ड्रन वाला। अगर 0 चिल्ड्रन है तो क्या करना है, जैसे हमारे पास एक ये रहा ट्री है 50-20, हमसे बोल दिया कि 20 को डिलीट कर दो और 20 के 0 चिल्ड्रन है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली 20 को आप डिलीट कर दो, बस इतना आसान है। डिलीट नोड, डायरेक्टली नोड को डायरेक्टली डिलीट कर दो बस। वहीं पर अगर एक चिल्ड्रन हो तो क्या करेंगे, हम तो हम कर देंगे जो हमारा डिलीटेड नोड है ना, जैसे हमारा 70, 60, 65, मान लो हमसे कह दिया कि डिलीट करो 60 को, तो हम डिलीट कैसे करेंगे, इसके अंदर इसका 60 का एक चाइल्ड है 65, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 60 को 65 से रिप्लेस कर देंगे और 60 को डिलीट कर देंगे। ये देखो हो गया ना आसान सा। क्या करना है, रिप्लेस कर दो नोड को उसके चाइल्ड से, ठीक है, समझ गए। ये है एक चाइल्ड का केस। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, जब 2 चाइल्ड हो तब थोड़ा मामला ट्रिकी है। तो क्या करना होगा, जब 2 चाइल्ड है ना तब आप 2 मेथड से डिलीशन कर सकते हो। कैसे, पहला मेथड है आपका इन ऑर्डर प्रीडिसर और दूसरा है इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर प्रीडिसर का मतलब क्या है, जो नोड आप डिलीट करने वाले हो ना उसे रिप्लेस कर दो किससे, लेफ्ट सब ट्री के लार्जेस्ट नोड से। मतलब सुनो समझो, जिस भी नोड को आप डिलीट करने वाले हो ना उसे डिलीट करके किससे रिप्लेस करो, उसे रिप्लेस कर दो जो लेफ्ट सब ट्री है उसके लार्जेस्ट नोड से। जैसे कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, मेरे को 50 को डिलीट करना है और 50 को डिलीट करने हैं, लेकिन 50 के कितने हैं चिल्ड्रन हैं, 2 हैं। तो मैं अगर इन ऑर्डर प्रीडिसर से डिलीशन करूँगा तो मेरे को क्या करना है, लेफ़्ट सब ट्री देखूँगा और लेफ़्ट सब ट्री का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है क्या है वो 40, तो 40 से रिप्लेस कर दूँगा 50 को। इतना आसान है बस, देखो इतना आसान है, ठीक। वैसे ही इसका एक और अल्टरनेटिव है, वो है इन ऑर्डर सक्सेसर। मतलब कि मैं रिप्लेस कर दूंगा नोड को किससे, राइट सब ट्री के किससे, स्मॉलेस्ट नोड से। तो मान लो मेरे को 50 को डिलीट करना है तो मैं राइट सब ट्री के स्मॉलेस्ट नोड से क्या कर दूंगा, रिप्लेस, जो कि क्या है 60 है स्मॉलेस्ट नोड, तो 60 से रिप्लेस कर दिया। ये लो हो गया काम। है आसान की नहीं डिलीशन, है आसान की नहीं, बोलो है आसान, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या है। सर्चिंग और इंसर्शन डिलीशन की एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ लॉग एन और वर्स्ट की होती है बिग ओ एन।
ठीक है, समझ गए। अब पहला पड़ाव अब कंप्लीट करने की हो रहा है, हमारा होने वाला है, हमने थोड़ा टाइम ले लिया है। अगर हम 15 मिनट भी लेते हैं अगर इसे कंप्लीट करने के लिए, इनफ है। नेक्स्ट 15 मिनट में हम नेक्स्ट कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। ठीक, अब देखेंगे कि BST कंस्ट्रक्ट कैसे होती है। मान लो हमें एलिमेंट दे दिए कुछ, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। 50 सब में पहले हमारी रूट बन जाएगा, उसके बाद क्या है 30, 50 से छोटा है ना 30 तो लेफ्ट में डालो। 70 क्या है 50 से बड़ा है तो राइट में डालो। अगला क्या है 20, 20 50 से छोटा है और 30 से भी छोटा है तो ये 30 के लेफ्ट में आ गया। अब क्या है 40, ये 50 से छोटा है लेकिन 30 से बड़ा है तो 30 के राइट में आ गया। नेक्स्ट है 60, ये क्या है 50 से तो बड़ा है लेकिन 70 से छोटा है तो 70 के लेफ्ट में आ गया। नेक्स्ट है 80, ये 50 से तो बड़ा है लेकिन 70 से भी बड़ा है तो राइट में आ गया 70 के। ये हमारा क्या हो गया, बन गया BST। इतना आसान है BST बनाना। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये वाला कि BST को बनाओ कैसे, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का इस्तेमाल करके। तो वो कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्री ऑर्डर, आपको याद है प्री ऑर्डर में क्या होता था, प्री ऑर्डर होता था हमारा रूट लेफ्ट राइट। तो हमें प्री ऑर्डर गिवन है और इन ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले आप प्री ऑर्डर को देखो, प्री ऑर्डर में क्या गिवन है, ये गिवन है। जो फर्स्ट एलिमेंट प्री ऑर्डर का है ना, वो हमारा क्या बनता है, रूट बनता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहला रूट होता है। तो क्या बन गया, ए हमारा बन गया रूट, ठीक है। अब जो रूट है ना, उस रूट को देखो, आप सर्च करो इन ऑर्डर के अंदर। और इन ऑर्डर क्या होता था, रूट लेफ्ट राइट। जो भी हमारा ए से लेफ्ट में है वो हमारा ए के लेफ्ट साइड में जाएगा, और जो ए के राइट में है वो राइट साइड में जाएगा, ठीक है। अब ए के लेफ्ट साइड में आ जाओ, ए के लेफ्ट साइड में आ गए, लेकिन यहाँ तो 3 एलिमेंट हैं। अब रूट कौन सा बनेगा, अभी ये तो समझ नहीं आ रहा ना। तो रूट देखने के लिए आप फिर से प्री ऑर्डर में आओ और लेफ्ट से राइट स्लाइड करो और चेक करो कि DBE में से कौन सा एलिमेंट सबसे पहले आ रहा है। तो B सबसे पहले आ रहा है हमारा, तो B हमारा रूट हो गया, ठीक है। वैसे ही आप C के लिए चेक, C और F के लिए चेक कर लो, राइट के लिए चेक करो। सबसे पहले कौन आ रहा है, C आ रहा है, तो C हमारा क्या हो गया, राइट को हो गया। और C के राइट में F है तो C के राइट में F आ गया। अब फिर से B के लिए चेक करो, फिर से B के लिए चेक करो। B के लेफ्ट में क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो D यहाँ आ गया। और B के राइट में क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो E इधर आ गया। समझ गए प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से कैसे बनाते हैं हम BST को, समझ गए। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब देखेंगे कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से कैसे बनता है। ये भी सेम मेथड है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताओ, लेफ्ट राइट रूट। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट रूट हो गया, ए को हमने यहाँ पे इन ऑर्डर में जाके देखा, ये राइट एलिमेंट, ये लेफ्ट एलिमेंट, ए रूट बन गया। लेफ्ट एलिमेंट में समय पहले कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, सॉरी राइट से लेफ्ट देखेंगे तो बी आ रहा है, तो बी हमारा रूट बन गया। इस तरीके से हमारा BST बन जाएगा। ये ईजी है इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है सबसे ज़्यादा वो ये है, ये मतलब ये भी इम्पोर्टेंट था, जो पोस्ट ऑर्डर वाला था वो भी इम्पोर्टेंट था, उससे अगला इम्पोर्टेंट ये है। AVL ट्री क्या होता है, तो डेफिनेशन सुनो। AVL ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग BST है, जिसके अंदर हमारा जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। समय पहले समझो AVL ट्री में बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले कोई भी ट्री है उसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालो। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट को राइट सब ट्री की हाइट से माइनस करो। अगर वो 0, 1 और -1 आ रही है, इसका मतलब वो बैलेंस है। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही तो वो ट्री क्या है, अनबैलेंस है। अगर वो ट्री अनबैलेंस है तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए। पहला कौन सा मेथड है, आर इम्बैलेंस मेथड, कि मतलब सारे जो नोड है ना वो राइट साइड में आ रहे हैं। समझ रहे हो कि जो सारे नोड हैं वो कहाँ आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सारे नोड राइट साइड में आ जाएंगे तो
अगर सारे नोड राइट साइड में आ गए फिर क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देंगे, रोटेशन करेंगे। जैसे क्या था 5 6 7 8, एंटी क्लॉकवाइज करा तो ऐसे हो गया, तो क्या हो गया, ये 6 इसका मेन रूट बन गया, 5 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। अब आप इनका बैलेंस फैक्टर निकालोगे ना तो 0 1 और -1 के बीच में ही आएगा। देख लो, निकाल के देख लो, 6 का निकालूं, 1 -2 तो -1 आ गया, है इसके बीच में, मतलब बैलेंस है। अगला है एल इम्बैलेंस। अगर लेफ्ट लेफ्ट हो जाए, मान लो ये क्या है 7 6 5, तो इसमें क्या करो, इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन कर दो, तो क्या हो गया 6 5 7 आ गया, इसका 0 आएगा, बैलेंसिंग फैक्टर हो गया आपका बैलेंस क्लॉकवाइज। लेकिन अब आर एल आ जाए, मतलब आर और एल का मिक्स, तो क्या करना है, अगर आर और एल का मिक्स आ जाए तो सबसे पहले उसको उसमें वो करो कन्वर्ट आर में। आर में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करके, जैसे 10 है 30 है 20 है, इसका क्लॉकवाइज वो कर दो, तो क्या हो गया, ये होगा 10 20 30। अब इसमें आर है, आर के अंदर किससे होता है, एंटी क्लॉकवाइज लगा दो, एंटी क्लॉकवाइज लगाया तो क्या हो गया 20 10 30, हो गया रिसॉल्व, बैलेंसिंग फैक्टर 0 आ रहा है, लो हो गया सॉल्व। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एल एल इम्बैलेंस आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूछते हैं, एल एल इम्बैलेंस आ जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले एल आर आ जाए तो सब में पहले से एल एल में कन्वर्ट करो। कैसे होगा कन्वर्ट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके, फिर एल एल से फिर क्लॉकवाइज रोटेशन करके इसे कर दो आप बैलेंस में कन्वर्ट। जैसे क्या था 10 8 9, तो इसे जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज करा तो क्या हो गया, ये 10 9 8 हो गया। इसके बाद एक क्लॉकवाइज कर दिया तो 9 8 10 हो गया बैलेंस, 0 बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है। लास्ट टॉपिक है एवियल ट्री का, जो कि है कि एवियल ट्री के अंदर इंसर्शन डिलीशन कैसे होती है। तो चलिए उसे भी समझते हैं कि इंसर्शन और डिलीशन कैसे होती है एवियल ट्री के अंदर। एवीएल में इंसर्शन और डिलीशन बिल्कुल आसान है, बीएसटी की तरह होती है। बस जहाँ पर भी आपका ये इनमें से कोई चारों चीज़ें दिख जाए, आर आर एल 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 आर आर एल, वहाँ पर आपको जो है रोटेशन अप्लाई कर देना है और ट्री को बैलेंस कर देना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, आसान टॉपिक है बहुत। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होती है। सर्चिंग इंसर्शन और डिलीशन के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O log n एवियल ट्री की, और ट्रैवर्सल की होती है इसकी बिग O n। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया पूरा का पूरा एवियल ट्री। अभी लगातार इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। अब हम चलेंगे हीप पर। हीप मैंने आपको वैसे यूनिट 1 के अंदर पढ़ा तो दिया है, वो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, वो एपिसोड 1। एपिसोड 2 में पढ़ाऊँ कि नहीं सोच रहा हूँ, तो देखते हैं इनको। जो हम पढ़ ही लेते हैं एक बार, कुछ नहीं होता यार, पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हीप है क्या, इसकी डेफिनेशन समझो। हीप एक स्पेशलाइज्ड सीबीटी है। मैंने कहा था ना सीबीटी पढ़ो, सीबीटी पढ़ लिया तो सब आ जाएगा। सीबीटी मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो कि हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हीप की प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। हीप 2 टाइप के हैं। पहला है मैक्स हीप। मैक्स हीप के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट है ना, पेरेंट नोड, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है अपने चिल्ड्रन के। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, जैसे एक ट्री है, ये देखो, ये मैक्स हीप है। यहाँ पर आप नोड 50 को देखो, 50 30 से बड़ा है और 40 से भी बड़ा है, देख लिया। और जो 30 है वो 10 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है। 40 है वो 35 से बड़ा है। मतलब हर कोई अपने जो है चाइल्ड से बड़ा है। यहाँ पर जो हर कोई पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड से हमेशा बड़ा है। इसका एरे रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे 50 30 40 10 20 35। देखो 50 30 40 10 20 35, ये इसका एरे रिप्रेजेंटेशन है। मिनी हीप क्या है, मिनी हीप कुछ नहीं है। मिनी हीप वही है कि इसका वाइस वर्सा, कि इसके अंदर क्या होता है, हमेशा पेरेंट नोड क्या होता है, अपने चिल्ड्रन से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। ये मिनी हीप है। इसकी प्रॉपर्टी देख लो, पेरेंट्स हमेशा चिल्ड्रन से छोटा या फिर बराबर है।
मैक्स हीप में हम इंसर्शन कैसे करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था ये सारा कुछ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। तो इंसर्शन का एल्गोरिथम देखो क्या होता है इसमें, किसके अंदर, मैक्स हीप के अंदर। सबसे पहले हम एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं एंड में, फिर उसे हम कंपेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ। अगर हम इसे स्वैप करेंगे वैल्यू को, अगर हमारा हीप क्या हो रहा है, हीप की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अगर हमारी हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे और इसे हम रिपीट करेंगे जब तक हमारी हीप की प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी, रिस्टोर। देखो हमारे पास कोई था मैक्स हीप, ठीक है, 50 30 45, हमें 45 इंसर्ट करना है, ठीक है, हमने 45 इंसर्ट कर दिया, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, 45 इंसर्ट करा। लेकिन आप एक चीज़ देखो ना, ये 30 है और ये 45 है, भाई मैक्स हीप की प्रॉपर्टी तो वायलेट हो रही है ना, कि जो है बड़ा एलिमेंट नीचे कैसे आ गया, चाइल्ड नोड, तो इसे हम स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो बस हीपीफाई हमें करते चले जाना है जब तक, फिर हमें जब तक फिर से रिस्टोर कर, जब तक हमारी हीप की प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं हो जाती। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O log n, ठीक है। अब देखते हैं डिलीशन कैसे होता है मैक्स हीप के अंदर। यूजुअली हम क्या डिलीट करते हैं, रूट नोड को, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो डिलीशन का देखते हैं समय पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड को क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, लास्ट एलिमेंट के साथ। फिर हम लास्ट नोड को डिलीट कर देंगे। अगर हमारी हीप प्रॉपर्टी वायलेट हुई इन सब काम को करने के बीच में, तो हम स्वैपिंग कर देंगे, हीपीफाई कर देंगे। कब तक, जब तक हमारी हीप प्रॉपर्टी क्या नहीं हो जाएगी, रीस्टोर नहीं हो जाएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O log n, ठीक है। अब देखो हीप सॉर्ट हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन दोबारा पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। हीप सॉर्ट क्या होता है, सबसे पहले हीप बनाओ, फिर क्या करो, रूट को रिपीटेटिवली क्या करते रहो, डिलीट करते रहो और उसे एरे के एंड में क्या कर दो, प्लेस कर दो और क्या करते रहो, हीपीफाई करते रहो रिमेनिंग पार्ट को। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n log n। ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से, बस एक इसका एल्गोरिथम है, ठीक। कि हीपीफाई मेथड क्या है, चलो अब इसको समझते हैं कि ये हीपीफाई मेथड क्या है, ठीक है। हीपीफाई मेथड कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले आपको हीपीफाई मेथड के अंदर, हीपीफाई मेथड इस्तेमाल किस लिए होता है पहले बता देता हूँ। हीपीफाई मेथड जो है ना, कम टाइम के अंदर हमारा क्या करता है, मैक्स हीप और मिन हीप को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। हमने मैक्स हीप और मिन हीप को कंस्ट्रक्ट करना सीखा है, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। ये कम टाइम के अंदर जो है क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है हीप को। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जो भी हमें एलिमेंट गिवन होते हैं, सब में जो एरे के जो हमें पहले एलिमेंट गिवन होंगे, सबसे पहले हमें उससे क्या बनाना है, ACBT बनाना है। ACBT मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये CBT ही होता है, बस इसका नाम ACBT है। बना दिया। अब लीफ नोड को कुछ भी नहीं करना, मैं लीफ नोड को ऐसे ही रखना, प्लीज़ जस्ट डोंट टच लीफ नोड को कुछ मत करो। फिर जो लास्ट नॉन लीफ नोड है ना, उससे शुरुआत करो। लास्ट क्या है, लास्ट नॉन लीफ नोड से शुरुआत करो और फिर हीपीफाई करना स्टार्ट कर दो, मतलब स्वैपिंग शुरू कर दो करना, जब तक आपका जो है मैक्स हीप बना रहे हो तो बड़ा एलिमेंट टॉप पे ना आ जाए और मिन हीप कर रहे हो तो बड़ा एलिमेंट बॉटम में ना आ जाए, तब तक हीपीफाई करते रहो। ये है आपका हीपीफाई मेथड। अब ये टॉपिक बढ़िया है। प्रॉपर्टी ये क्या है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू ना एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो कि क्या करता है, हर एलिमेंट को क्या करता है, एक प्रायोरिटी देता है। क्या होता है ये, एक ऐसा, ये जो प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा एडिटी है जिसके अंदर हर एलिमेंट की क्या होती है, एक प्रायोरिटी होती है। मतलब द एलिमेंट विच हैज़ हायर प्रायोरिटी, जिस एलिमेंट की हायर प्रायोरिटी है या फिर जिस एलिमेंट की लोअर प्रायोरिटी है, वो सबसे पहले क्या होते हैं, सर्व होते हैं बिफोर अदर। अनलाइक नॉर्मल क्यू के अंदर क्या होता था, फीफो रूल होता है कि जो फर्स्ट में आया वो फर्स्ट आउट होगा, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट आउट होगा। लेकिन इसमें रिमूवल किस पे डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड करता है प्रायोरिटी पर, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। तो प्रायोरिटी क्यू भी दो टाइप के होते हैं, देख कौन कौन से। पहला है मैक्स प्रायोरिटी क्यू। इसके अंदर क्या होता है, जिस भी एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई होती है ना, वो सबसे पहले डिलीट होता है, ठीक है। और दूसरा है मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। इसके अंदर
जिस भी एलिमेंट की प्रायोरिटी इस समय कम होती है ना, वो सबसे पहले डिलीट होता है। ये डिफरेंस है इसके अंदर प्रायोरिटी, वो मैक्स प्रायोरिटी की और मिन प्रायोरिटी क्यू के अंदर, समझे? सो अब हमारा सारे टॉपिक खत्म हो गए और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है जो कि है बी ट्री का। बी ट्री है क्या? बी ट्री कुछ नहीं है, बी ट्री हमारा एक सेल्फ बैलेंसिंग क्या है, मल्टी वे सर्च ट्री है, जिसके अंदर क्या होता है, ईच नोड कंटेन करती है मल्टीपल कीज को, ठीक है। बी ट्री एक ऐसा सेल्फ बैलेंसिंग मल्टी वे सर्च ट्री है, ऐसी हो जिसके अंदर क्या, ईच नोड के पास क्या है, मल्टीपल की। जैसे कि हमने बीएसटी पढ़ा था, वहाँ पे तो एक नोड के पास एक ही नोड होती थी, लेकिन यहाँ पर एक नोड के पास मल्टीपल कीज हो सकती हैं और ईच नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। वहाँ पर सिर्फ ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन थे ना, यहाँ पे 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी देखो कि ऑल लीफ नोड क्या होती हैं, सेम लेवल पर होती हैं। तो ऑल लीफ क्या है हमारे यहाँ पर, सेम लेवल पर है। की जो है बोथ इंटरनल और लीफ नोड में जो है क्या है, स्टोर है। और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसकी, सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन की क्या है, बिग ओ लॉग एन। कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखो, जैसे कि इसमें मैक्सिमम की कितनी होती है, अगर हमारा एम ऑर्डर का बी ट्री है तो उसमें मैक्सिमम कीज हमारी m-1 हो सकती हैं, मिनिमम की हो सकती है हमारी m/2 की सीलिंग वैल्यू -1। मैक्सिमम चिल्ड्रन m हो सकते हैं और मिनिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं सीलिंग वैल्यू ऑफ m/2। और रूट है एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, रूट के हमेशा 2 चिल्ड्रन होंगे एटलीस्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और एक चीज़ और कि इसमें जो कीज होती है ना, वो हमेशा सॉर्टेड उसके अंदर होती हैं। की जब भी होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, सॉर्टेड और उसमें रहती हैं। तो ये हैं बी ट्री की प्रॉपर्टीज़। बी प्लस ट्री भी एकदम सेम है, वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इनका इंसर्शन डिलीशन वाकई सारा सेम है। बस जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था ना, वो बी ट्री की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आया था, इसलिए वो मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को। आई होप ये एपिसोड नंबर 2 आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो है सेकंड सेमेस्टर की, अगर कोई भी सेमेस्टर आप ले लो, हम जो है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की? डेटा स्ट्रक्चर की हम पढ़ रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 3, जिसमें हमारा जो है हैशिंग का पार्ट है। क्या है? हैशिंग, जो कि पूरी यूनिट जो है हैशिंग पर बेस्ड है। आज हम इसे करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैशिंग है क्या? देखो, हैशिंग मैं बताता हूँ हैशिंग है क्या। सबसे पहले एक चीज़ समझो, हैशिंग कुछ नहीं है। हैशिंग क्या है? हैशिंग एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, वो भी क्या, एफिशिएंटली मीन्स कम से कम सा टाइम के अंदर, कि टाइम जो है कम से कम लगे डेटा को स्टोर करने में और रिट्रीव करने में। तो हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किस हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, किसमें, एफिशिएंट मैनर जिसमें हमारा जो है टाइम कम से कम खर्च हो। क्योंकि यार आपने पढ़ा होगा ना कि डेटा स्ट्रक्चर में जो मेन जो हमारी बात आके रुक जाती है, वो रुक जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, कि एक वो रन होने में कितना टाइम ले रहा है। तो हम भी वही बेसिक सी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो है टाइम कम से कम लगना चाहिए, ठीक है। सो हमारा हैशिंग क्या क्या इस्तेमाल करता है? हैशिंग करने के लिए हमें एक हैश फंक्शन की जरूरत होती है और एक हैश टेबल की, हमें ये 2 चीज़ें जो है चाहिए होती हैं, ठीक है। और हैश फंक्शन एंड हैश टेबल टू मैप क्या, डाटा को हम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन में क्या कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं डेटा को मेमोरी लोकेशन में। तो मेन गोल क्या है हैशिंग का, वो समझो कि हमारी जो सर्चिंग है वो फास्ट हो जाए, जो इंसर्शन है वो फास्ट हो जाए और डिलीशन है वो फास्ट हो जाए। तो हमारी इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओमेगा 1, जो कि हमारी एरे वगैरह, लिंक लिस्ट, इन सबसे जो है फार अवे, मतलब बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब बहुत अच्छी है उन सबसे। इनमें एरे इन सबसे फास्ट यहाँ पर जो है ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हैशिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ टर्म देखी थी,
तो अब हम समझेंगे हैश टेबल क्या है। हैश टेबल कुछ नहीं यार, हैश टेबल क्या है, हैश टेबल इज अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मैप करता है की को वैल्यूज पे फॉर हाईली एफिशिएंट लुकअप, ताकि उनका जो देखने में है वो एफिशिएंट लगे और एफिशिएंटली जो है वो अपनी जगह पर फिल हो जाए। इनका जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग O1, ठीक है। तो हैश टेबल क्या है दोबारा समझो, हैश टेबल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मैप करता है की को वैल्यू पर, ठीक है, हाईली एफिशिएंट, ठीक। तो एक की क्या है, की है एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि हम यूज करते हैं किस लिए, लोकेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डाटा को किसके अंदर, रिकॉर्ड विद इन स्ट्रक्चर। देखो की है क्या, की एक यूनिक आइडेंटिफायर है, की हमें बहुत सारी मिलती है, की एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसे कि हम यूज करते हैं किसके अंदर, अपने हैश टेबल के अंदर लोकेट करने के लिए कि यहाँ पर हमें जो है की स्टोर होगी। तो बस की वही चीज है, ठीक है। अब एक हैश फंक्शन क्या है, एक हैश फंक्शन कुछ नहीं है, एक हैश फंक्शन जो है की को इंडेक्स के अंदर जो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको हम हैश फंक्शन कहते हैं। एक अच्छे हैश फंक्शन की क्या क्या निशानी होती है, एक अच्छे हैश फंक्शन की निशानी ये होती है कि वो इजी टू कंप्यूट हो, उसमें सर्चिंग फास्ट हो, और जो कोलिजन रेट है ना वो कम से कम हो। अब तक आपको समझ आया नहीं आया, अब समझ आएगा सारी चीजें। हैश फंक्शन हमारे पास क्या है, बेसिक सा हैश फंक्शन लेते हैं, एच के इक्वल्स टू के मॉड एन, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, हमें एक एग्जांपल देखो, हमें क्या दे दी, हमें दे दी यहाँ पर बहुत सारी कीज, 25, 24, 92, 86, ठीक है, और उसकी एन की वैल्यू क्या दी थी, 10 दे दी। तो हमारा जो हैश फंक्शन है, बेसिक सा हैश फंक्शन क्या है, एच की इक्वल्स टू की मॉड एन, ठीक है। तो पहली की के लिए निकालते हैं हम, पहली की के लिए k1 मॉड n, k1 की वैल्यू क्या है 25, 25 मॉड बाई 10 कितना आया 5। ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी इसकी हैश वैल्यू, या फिर आप इसे कह लो क्या, हैश वैल्यू कह लो, या फिर आप इसे कह लो इंडेक्स। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी 25 वैल्यू है ना वो फिफ्थ इंडेक्स पे जाके क्या होगी, स्टोर होगी। तो हमने फिफ्थ इंडेक्स पे से स्टोर करा दिया। ऐसे ही हमने बाकी डिजिट के लिए भी निकाल लिया, बाकी जो हमारी कीज है उनके लिए भी निकाल लिया। जैसे कि हमने 24 के लिए निकाला तो 4 आया, ये 4 पे स्टोर हो गया। 92 के लिए निकाला तो 2 पर आया, तो इसको 2 पर स्टोर करा दिया। 86 पे हमने 6 आया तो 6 पर स्टोर करा दिया। लेकिन चीज़ें जितनी आसान दिख रही है हमें उतनी आसान है नहीं। क्या पता, मान लो हमारे पास क्या था यहाँ पर 25, 24, 92, 86, मान लो मैं एक और चीज़ दे देता हूँ जो कि क्या हो गई, एक मैंने और दे दिया जो कि हो गया 96। अगर हमने 96 का फंक्शन निकालूं तो कितना हो गया 96 मॉड 10। तो ये क्या आ गया, इसके लिए तो फिर से 6 आ गया, लेकिन 6 तो ऑलरेडी फिल्ड है 86 के साथ। सो अब क्या हो, तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो अब हमारे पास कोलिजन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम सॉल्विंग करेंगे, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो है कोलिजन को सॉल्व करा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले ना कुछ फेमस से हैश फंक्शन देख लो कि भाई ये हैश फंक्शन तो आपसे क्वेश्चन पेपर में आ ही सकते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है इन हैश फंक्शन को, ठीक है। देखो कॉमन हैश फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला है आपका डिवीजन मेथड वाला, या फिर आप इनका कॉमन हैश फंक्शन बोल दो, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो कि हैशिंग के टाइप्स, हैशिंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास डिवीजन मेथड, हमने पहले ही पढ़ लिया, एच के इक्वल्स टू के मॉड एन, आसान है ये तो है ना, के मॉड एन, ठीक। एक है मिड स्क्वायर मेथड, मान लो हमें कोई की दे दी तो क्या करना है, की का स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद जो इसकी मिड वैल्यू है, जैसे हमें की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करा तो 144, इसका मिडिल क्या है 4, तो इसका 4 क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, ठीक है। हैश कोड या फिर इंडेक्स दोनों सेम होता है, ठीक। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, अगर अगर हमारे पास जो है कोई बड़ी की आ जाए तो हमें जो है कितने मिड वैल्यूज लेने हैं। यहाँ पर तो हमें पता लग रहा था कि एक मिड वैल्यू लेना है, तो हमें कितने मिड वैल्यू लेने हैं, ठीक है, वो चीज़ समझो। तो कितने मिड वैल्यू लेने हैं हमें लेने हैं 1 लेस देन नंबर ऑफ डिजिट ऑफ साइज ऑफ हैश कोड। मानो हमें देखो के दे दिया, के का स्क्वायर आया 15556,
अब हमें जो है साइज ऑफ हैश टेबल क्या दे दिया, 10 दे दिया, 100 दे दिया। तो 100 में कितने डिजिट्स आ रही है, 3 डिजिट्स आ रही है। तो 3 में से एक घटा दो, कितना आया, 2। तो हमें जो लेने हैं, हमें जो मिड वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, 2। तो सबसे पहले मिड ये हो गया, इसमें एक मिड ये हो गया जो कि लेफ्ट बायस्ड हो गया, ये राइट बायस्ड हो गया। बस समझे, आसान था, इजी था, बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फोल्डिंग मेथड। इसे हम कब यूज करते हैं, जब हमारी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे कि हमें एन की वैल्यू दे दी 1 से लेके 19 तक, माने 20, ठीक। तो क्या करो, पहले 2-2 के पेयर बना लो। अगर बड़ी जैसे की हमें दे दी है तो 2-2 के पेयर बना लो। पहली पेयर को K1 कह दो, दूसरी पेयर को K2 कह दो, और इन दोनों का ऐड कर दो और इसे कोई अलग वेरिएबल का नाम दे दो x। फिर जो हमारा फंक्शन था ना वो बन जाएगा hx माने x mod n। बस इतना आसान है फोल्डिंग मेथड, इतना आसान है। अगला है बाउंड्री रोटेशन मेथड। बाउंड्री रोटेशन मेथड क्या है, ये फोल्डिंग मेथड की तरह ही है। बस इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, अल्टरनेट पेयर को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं अल्टरनेट पेयर को, ताकि हमारी जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाए। जैसे कि फोल्डिंग में क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया, तो 3 में तोड़ दिया और उसे प्लस करके एक इसको x इक्वल कर दिया। लेकिन इसमें बाउंड्री रोटेशन में क्या है, जैसे यही पूरी डिजिट थी तो पहले स्टार्टिंग के 3 को तो नॉर्मल लिखा, लेकिन जो अगला था ना उसको क्या आना था, 4 5 6 आना था, लेकिन उसे हम क्या लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे 6 5 4। बस सिंपल था यार। नेक्स्ट मेथड देख लो, मिड स्क्वायर मिक्सिंग मेथड। क्या है ये, इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर क्या कर दो, अप्लाई कर दो फोल्डिंग मेथड को, ठीक है। जैसे की मिली, की का स्क्वायर कर दिया, फोल्डिंग मेथड अप्लाई कर दिया, बहुत आसान। अब जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि यहाँ पे कोलिजन आया, तो अब उस कोलिजन की टेक्निक अब देखेंगे कि कोलिजन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उनकी टेक्निक्स को देखेंगे, कोलिजन को हैंडल करने की टेक्निक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कोलिजन होता क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा की जो है मैप कर जाती है किसी सेम इंडेक्स पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब पहला इसमें मेथड है कोलिजन का, वो क्या है, ओपन हैशिंग, जिसे हम सेपरेट चेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है ना ईच इंडेक्स को हम किस में स्टोर करते हैं, लिंक लिस्ट में, और जो मल्टीपल एलिमेंट्स आर क्या होते हैं, इसमें चेन रहते हैं टुगेदर। जैसे मानो कि हमें दे दी 22 12 19 22, ठीक है, एन की वैल्यू 5 दे दी। पहले की के लिए निकाला 2 आया, दूसरे के लिए भी निकाला 2 आया, तीसरे के लिए निकाला 4 आया, चौथे के लिए 2 आया। सबसे पहले 22 को हमने स्टोर कराया 2 पर, तो हमने यहाँ पर एक 100 पॉइंटर मान के एक लिंक लिस्ट बना ली, जो कि यहाँ पे क्या लिख दिया 12, और यहाँ पे कोई रैंडम नंबर लिख दिया। फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 200, अगला क्या था हमारे पास 12, यहाँ पर 12 लिख दिया, यहाँ पर मान लो 300, फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ लिख दिया 300, फिर यहाँ क्या लिख दिया 33 32 लिख के यहाँ नल कर दिया, क्योंकि ये एंड हो गया। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट के थ्रू हम जो है करते हैं इसे। इसमें जो इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो एवरेज केस के लिए होती है बिग O1 और वर्स्ट केस के लिए होती है बिग ON, ठीक है। अब इसकी और चीजें देखो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, इसमें डिलीशन बहुत आसानी से होता है, और क्या है, जो टेबल है वो कभी भी कंप्लीटली फुल नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर होती है, क्योंकि इसके अंदर हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कैशे परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर होता है इसके अंदर। ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो गाइज, हम अपने टॉपिक पर देखें कि कोलिजन, जब भी जैसे मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे ना कि हमारे पास कुछ डिजिट दे दी थी हमें 25 24 92 86, इन डिजिट का जैसे हमने फंक्शन में डाला था मॉड हुआ, तो इसकी डिजिट 5 निकली थी कि 5 इसका हैश कोड है, इसका 4 हैश कोड है, इसका 2 हैश कोड है, इसका 6 हैश कोड है, ठीक है। लेकिन
हाँ, हमारा कोलिजन कहाँ पे हुआ था? हाँ, लेकिन अगर वहीं पे हम एक और डिजिट दे दें 96, फिर उसको हम मॉड करेंगे 10 से, तो वो कितना हो जाएगा? वो तो फिर से 6 आ गया। जो 6 हैश कोड है वहाँ पर तो पहले से ही एक वैल्यू स्टोर है ना, वो भी है 86। तो अभी 96 का क्या होगा? यहाँ पे तो 96 कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? कोलिजन हो रहा है। कोलिजन मतलब कि कोलिजन उसे कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा की वैल्यूज़ जो हैं एक ही हैश कोड पर जो है क्या हो जाती हैं? टकरा जाती हैं। उसे हम कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो हैश वैसे कोलिजन को बोलते क्या है? व्हेन टू और मोर की जो है मैप कर जाती है सेम इंडेक्स पर, ठीक है। अब इसके लिए हमने काफ़ी मेथड ढूंढे कि कैसे कम करा जाए इस कोलिजन को। तो पहला सबसे मेथड है वो है ओपन हैशिंग का। ओपन हैशिंग देखो क्या होता है। ओपन हैशिंग जिसे हम सेपरेट चेनिंग भी कहते हैं, इसके अंदर ना हम अपनी हर एक इंडेक्स में क्या करा देते हैं? एक लिंक लिस्ट को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि जो मल्टीपल एलिमेंट हैं वो एक साथ जो है चेन्ड हो जाते हैं टुगेदर। देखो एग्जांपल से समझो, ठीक है। दिखाता हूँ मेरा, ये की दे दी आपको 22, 12, 14, 22 नहीं सॉरी 32, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, पहले मैंने इंडेक्स निकाली H1 की के लिए तो वो आई 2, फिर HK2 के लिए निकाली तो की 2 के लिए निकाली तो क्या आई? 2, मतलब फिर से 2 आ गई। हमने 2 पर पहले किसको स्टोर कराया? लिंक लिस्ट के अंदर हम इसमें स्टोर कराएंगे किसको? 12 को। मान लो हमने 12 को पहले स्टोर करा दिया, 12 को कराया तो हमने पहले लिंक लिस्ट में 12 को स्टोर करा दिया। फिर लिंक लिस्ट से हमने एक और लिंक लिस्ट को जोड़ लिया जिसके अंदर हमने, जैसे मान लो हमारा अगला क्या कोलाइड हो गया? हमारा ये 22 कोलाइड हो गया, तो हमने 22 को अगली लिंक लिस्ट में स्टोर करा दिया। अगला हमारा क्या हो गया? 32 आ गया, तो हमने 32 को इसी लिंक लिस्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। अगला हमारा क्या आ गया? मान लो अगला हमारा क्या था? ये 14 को हमने 4th इंडेक्स पर जो है लिंक लिस्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। तो इसके समझ रहे हो कि मतलब क्या, मतलब ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन मेथड है, समझ रहे हो। एक तो इसका इजी है काफ़ी, इम्प्लीमेंटेशन इजी है कि नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन इजी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी ये भी तो है कि क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है, इसके पहले एडवांटेज देख लो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। इसमें हम डिलीशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आप देखो कि लिंक लिस्ट तो बनती चली जा रही है, तो इसमें जो हमारा टेबल है ना वो कभी भी कम्प्लीटली फुल होगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर टेबल कम्प्लीटली फुल भी हो जाता है ना, तो इसका जो हमेशा लोड फैक्टर अगर 1 से ज़्यादा बड़ा भी हो गया ना, अगर 1 से बड़ा भी हो गया लोड फैक्टर, तब भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। लोड फैक्टर मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? अभी आगे बताऊंगा लोड फैक्टर क्या होता है, पर अभी इतना बता देता हूँ कि लोड फैक्टर अगर बड़ा भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझो, ठीक है। डिसएडवांटेज बस ये है, ये डिसएडवांटेज इसका है ना, हमारा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर होती है, किसके लिए? फॉर पॉइंटर्स के लिए, ठीक है। पॉइंटर्स के लिए हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी इसमें जो है बर्बाद होती है, हमें चाहिए होती है, लेकिन इसका कैशे परफॉर्मेंस भी काफ़ी पुअर रहता है। ये 2 डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं और पेपर में आए तो ज़रूर लिख के आना है। यार मैं हैशिंग का बताऊँ ना, अगर आपने हैशिंग की ये वीडियो अगर अच्छे से देख ली ना, आपको पूरे ब्रह्मांड में हैशिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना ईजी टॉपिक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की, डिलीशन की, सर्चिंग की सबकी सेम है। किसमें? एवरेज केस में है बिग O1 और वर्स्ट केस में है बिग ON। बस इतनी प्यारी कॉम्प्लेक्सिटी है यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो। अब एक चीज़ नहीं आ गई यहाँ पे, क्या? अब हमने वो वाला कोलिजन मेथड तो देख लिया, अब नेक्स्ट कोलिजन मेथड हमारा जो आता है वो है क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग क्या होती है? चलो देखते हैं। क्लोज्ड हैशिंग के अंदर जो ऑल एलिमेंट हैं हैश टेबल के अंदर आर क्या हो जाते हैं? एरे के अंदर क्या करा देते हैं? हैश टेबल के अंदर उन्हें वो खुद से क्या करते हैं? और एलिमेंट विद इन हैश टेबल एरे इटसेल्फ। समझाता हूँ भी, क्लोज हैशिंग का मतलब भी समझाता हूँ। इसके पहले टाइप देख लो आप कितने होते हैं। इसके टाइप हैं लीनियर, प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड बताओ
डबल हैशिंग, ये 3 टाइप है और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग क्या होती है? लीनियर प्रोबिंग में कुछ नहीं होता। इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है? एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि है एच के प्लस में आई मॉड एन, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपका लीनियर प्रोबिंग का कोई सवाल नहीं छूटेगा। इसका एडवांटेज क्या है कि ये फास्टर है। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है? बहुत आसान है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है प्राइमरी क्लस्टरिंग फॉर्म होती है। बस आपको ये वर्ड याद रखने हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सिंप्लिसिटी, फास्टर, ये सब पता होने चाहिए यार, आप कर दोगे बाकी सब। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कुछ नहीं होता। यहाँ पे जैसे आई है ना, तो यहाँ पे आई का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर इंक्रीमेंट यूज, ठीक है। क्या होगा इसमें? इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? एच के प्लस में आई का स्क्वायर कर देंगे और एन से मॉड कर देंगे, बस इतना सा प्यारा सा इतना फॉर्मूला है इसका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एवरेज केस की, इंसर्शन की, डिलीशन की, सर्च की बताता हूँ। बिग ओ 1, फर्स्ट केस की है बिग ओ एन, ठीक है। इसका एडवांटेज आप ये देखो, इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होती। प्राइमरी क्लस्टरिंग जो हमने पढ़ी थी वो इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। और इसका जंप साइज भी काफ़ी बड़ा रहता है। इसमें यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से होता है और ये सर्च लेंथ को भी घटा देता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, इसके अंदर क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, घट जाती है अगर लोड फैक्टर जो है 0.5 से ज़्यादा हो जाए तो। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है सेकेंडरी क्लस्टरिंग फॉर्म हो जाती है। प्राइमरी क्लस्टरिंग तो नहीं होती लेकिन सेकेंडरी क्लस्टरिंग फॉर्म हो जाती है, ये दिक्कत है। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर जैसे ये है, ये एक टेबल है, ये मान लो 1 2, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाने हैं, तो टोटल स्लॉट आ गए 5। अब मान लो यहाँ पर 37 फील्ड है, यहाँ पर 2 फील्ड है और टोटल स्लॉट फील्ड कितने हैं? 2, तो 2/5 टोटल स्लॉट फील्ड अपॉन में टोटल स्लॉट, इसी को हम लोड फैक्टर बोलते हैं। देख लो कि स्लॉट जो फील्ड है और नीचे टोटल स्लॉट्स कितने हैं, ठीक है। अब डबल हैशिंग देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कल मेरे पेपर में भी डबल हैशिंग आया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं हैश कोड को, मतलब लोकेशन को वैल्यू की, किसके बेसिस पर? प्राइमरी हैशिंग फंक्शन के बेसिस पर। अगर प्राइमरी हैशिंग फंक्शन पे अगर हम वो कर रहे हैं, हैश कोड को फाइंड कर रहे हैं और क्लस्टरिंग हो जाती है, फिर हम जंप साइज को बढ़ाने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक दूसरा हैश फंक्शन जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हैशिंग फंक्शन, ठीक है। तो दोनों हैश फंक्शन देखो, ये हमारा प्राइमरी हैश फंक्शन है, ये हमारा सेकेंडरी हैश फंक्शन है। प्राइमरी हैश फंक्शन तो हमारा वही है डिवीजन वाला, मतलब k mod n, और जो सेकेंडरी हैश फंक्शन है वो है हमारा r माइनस की mod r। अभी r क्या है? r है हमारा ग्रेटेस्ट क्लोजेस्ट प्राइम नंबर, किसके? साइज ऑफ हैश टेबल के। मान लो हैश टेबल का साइज 10 है, तो क्लोजेस्ट क्या हो गया? 7 प्राइम नंबर हो गया, बस ये है। और अब ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फार्मूला निकाल लिया, तो अब इंडेक्स निकालना सीख जाओ। इंडेक्स कैसे निकलेगी? इंडेक्स का फॉर्मूला है कि h1 की मतलब प्राइमरी हैश फंक्शन प्लस में i मल्टीप्लाई में h2 की मतलब सेकेंडरी हैश फंक्शन, फिर इनका ब्रैकेट करके मॉड में n, ये है का i निकालने का। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इंसर्शन, सर्च और डिलीशन की, एवरेज केस में बिग O1, फर्स्ट केस में बिग ON, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ये आपको पता होनी चाहिए किसी भी हाल में। इसके एडवांटेज क्या हैं? इसका एडवांटेज ये है कि ये लीनियर प्रोबिंग में जो प्राइमरी क्लस्टरिंग होती थी ना, और जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती थी, कि दोनों को ही तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसलिए अच्छा माना जाता है इसे। इसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहती है गेटिंग ऑल इंडेक्स ऑफ टेबल, मतलब एक भिन्न भिन्न प्रकार के आपको हैश कोड मिल सकते हैं इस हैश टेबल के अंदर, ये इसका फायदा है। इसमें क्या होता है? सर्च लेंथ काफ़ी स्मॉल हो जाती है।
इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। कब? अगर अगर कब कब इफेक्टिव होता है? तब इफेक्टिव होता है अगर अगर हमारा लोड फैक्टर बड़ा भी हो जाए ना, तब भी इसका क्या रहता है, यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। 2 सेकेंड, गिव मी 2 सेकेंड्स। ठीक, अब लास्ट टॉपिक है, बट नॉट द लीस्ट, बस लास्ट है, ठीक है। रीहैशिंग क्या होती है? देखो, रीहैशिंग बहुत आसान है, कहीं भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स के अंदर। मैं समझाता हूँ आपको क्या होती है वो रीहैशिंग। मतलब जब भी हमारा लोड फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एंड में लोड फैक्टर निकाला तो पता लग रहा है 2 लोड फैक्टर आ रहा है, 1.5 लोड फैक्टर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड फैक्टर की वैल्यू आ रही है। तब क्या करना है? जब लोड फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो एक रीहैशिंग हमारा क्या होता है, जब भी हमारा लोड फैक्टर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मतलब 1.5 हो गई या फिर 2 हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम जो है एक लार्जर हैश टेबल बनाते हैं। फिर हम दोबारा से जो है इंडेक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे हैश वैल्यूज़ को, हैश कोड्स को, फिर इंसर्ट कर देंगे उन एलिमेंट्स को दोबारा से। जैसे मान लो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे एक 10 साइज़ की एक हैश टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता, के मॉड 10। लेकिन मान लो अब इसका लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका 10 से मैंने साइज़ बढ़ाकर कर दिया 15 करा। तो अब इसका इंडेक्स कैसे निकलेगा? इसका इंडेक्स निकलेगा के मॉड 15। इससे हमारा जो है नया, इसको ही हम इसी मेथड को हम रीहैशिंग बोलते हैं, कि नए नए जो क्या कर रखे हैं हमने यहाँ पे, दोबारा से नई इंडेक्स पर जो है वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा होगा हैशिंग के ऊपर। आई होप हैशिंग के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम और भी वीडियोस डालेंगे, मतलब इससे रिलेटेड, जैसे कि हमारा बाई BST वाली वीडियो भी डालेंगे, यूनिट 1 की भी डालेंगे, ग्राफ्स की भी डालेंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी, हम आपको सारी वीडियोस जो है प्रोवाइड कर देंगे, आप बस अपना जो है एंड सेम के एग्जाम पर ध्यान दो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? So this is going to be our last episode of this whole series, and you are getting each and every episode after 1 hour, ठीक है। तो हमने 1 आवर के स्पैन में इसलिए रखा है ना, क्योंकि जैसे जैसे मैंने प्रीमियर स्टार्ट हो गया था हमारा, 5 बजे हमारा पहला लेक्चर आया था, 6 बजे हमारा दूसरा लेक्चर आया था, 7 बजे हमारा तीसरा लेक्चर आया था, और अब 8 बजे हमारा ये चौथा लेक्चर आ रहा है। क्योंकि यार इनको यूटिलाइज़ करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, इस चक्कर में मैंने जो है एक आवर का जो है स्पैन रखा है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको ये एक साथ मिल जाएंगे, पर एक साथ मैंने इसलिए नहीं डाला, फिर वही है ना कि कंटेंट वो आगे पीछे करना है। पहले आप अच्छे से देखो, यूटिलाइज़ करो, तभी जो है नेक्स्ट लेक्चरों पर जाओ आगे। तो अब ये यूनिट हमारी यूनिट 4 है, और इस यूनिट में क्या होने वाला है, ये यूनिट हमारी पूरी ग्राफ्स के बेस्ड है, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे ये छोटी यूनिट होने वाली है काफ़ी। ग्राफ क्या है? ग्राफ हमने पहले पढ़ा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फिर वही नॉन लीनियर, ये सब मैंने यूनिट 1 में अच्छे से प्यारी तरीके से क्लियर कराया है। अगर आपने यूनिट 1 देख ली ना, तो आपको यूनिट 2, 3, 4 किसी में भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, अगर आपने एक बार एक यूनिट चेकआउट कर दी तो, अगर फर्स्ट वाली। और इसमें मैंने टाइम भी काफ़ी लिया था, 40 मिनट्स लग गए थे हमें उसी को करने में, ठीक है। ग्राफ क्या है? ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, सेट ऑफ वर्टाइसेस जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, और किससे मिलके, और एजेस से मिलकर बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, G इक्वल्स टू V, E। V यहाँ पे हमारा क्या है, वर्टेक्स, E हमारा एज। देखो, जब वर्टेक्स अकेला होगा ना तो उसे वर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारे वर्टेक्स होंगे तो उसे वर्टाइसेस बोलते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ये चीज़ भी होती है। सो एक ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है ग्राफ A, B, C। ये ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे A, B, C हमारे क्या हैं, वर्टेक्स, और ये क्या है, एज। ये है एज, ये है एज, एज 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 है, ठीक है।
सो वर्टेक्स क्या होते हैं या फिर नोड, ये बेसिक एलिमेंट होते हैं किसी भी ग्राफ के। जल्दी जल्दी डेफिनेशन बता रहा हूँ, गो थ्रू होते रहना। एज क्या होता है? एज होता है कनेक्शन बिटवीन टू वर्टाइसेस, दो वर्टाइसेस के बीच का कनेक्शन, ये बताया था ना ये कनेक्शन। एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होता है? एडजेसेंट वर्टाइसेस वो होते हैं वर्टाइसेस कनेक्शन डायरेक्टली बाय एन एज, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एज से। डिग्री क्या होती है? डिग्री समझते हैं हम, जैसे ए बी सी, ये डिग्री क्या है? जैसे हमसे पूछे ए की डिग्री क्या है, तो चेक करो ए से कितने लोग कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, तो इसकी ए की डिग्री 2। सी का चेक करो, सी से ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो सी की डिग्री 2। वैसे ही एक एरो भी होती है, अगर एक एरो है ऐसे, एक ऐसे एरो है, एक ऐसे एरो है, तो इसमें देखो यहाँ पे एक और नया हुआ है, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू वर्टेक्स। लेकिन उसमें अगर हमें कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ दे दी जाए तो हमारे पास डिग्री दो टाइप की होती हैं, एक इन डिग्री और एक आउट डिग्री। इन डिग्री मतलब जो भी इनकमिंग एज है, जैसे ए की इन डिग्री बताओ कितनी है, तो इनकमिंग एज कितनी है? 2 है, तो इन डिग्री 2 हो गई। और आउट डिग्री ए की क्या हो गई? 0 हो गई आउट डिग्री ए की आउट डिग्री 0 है। बी की इन डिग्री कितनी हो गई? 0, लेकिन आउट डिग्री कितनी है? 2 है। सी की इन डिग्री कितनी है? 1 है, और आउट डिग्री भी 1 है, क्योंकि एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है। तो ये इन डिग्री आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट है। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है? ट्रिवियल ग्राफ वो होता है जिसका सिर्फ एक नोड होता है, वन नोड जिसके अंदर होता है। नल ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी नोड नहीं होता, सिर्फ एज एज होते हैं, उसे हम बोलते हैं नल ग्राफ। पाथ क्या होता है? पाथ हमारा सीक्वेंस होता है कनेक्टेड नोड्स का, जो कि लिंक करता है स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से बिना रिपीट करे, ठीक है, उसे हम पाथ बोलते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होते हैं? आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है, और पेंडेंट वर्टेक्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या है? ट्रांजिटिव क्लोजर किसी भी ग्राफ का हमें ये बताते हैं कि जो वर्टेक्स है वो रीचेबल है, हर एक वर्टेक्स से वो वर्टेक्स रीचेबल है या नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर किसी भी इंटरमीडिएट पाथ वर्टेक्सेस के थ्रू हो, ये हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर हमें बताता है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स जो है हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है, वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। इसके अंदर एज की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ऐसे, n(n-1/2), जहाँ पे n हमारा क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है? जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे ए और बी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्टेड क्या है? जैसे डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन। वेटेड क्या है? जैसे कोई वेट हमने रख दिया, इसका वेट 4 है। अनवेटेड, जिसका कोई वेट नहीं है। लो, बस इतनी इजी टर्म्स हैं। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिनके अंदर जो है एवरी वर्टेक्स जिनके रीचेबल होते हैं, उन्हें हम कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। साइकिल एक ऐसा पाथ है जिसका स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स क्या होता है? सेम होता है। अब साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसके अंदर एक साइकिल बनने ही बने, और ए साइक्लिक वो जिसके अंदर एक भी साइकिल ना बने, नो साइकिल फॉर्म। ये हमारी सारी बेसिक डेफिनेशन हमने ख़त्म कर दी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से अगर ये डेफिनेशन आपको आती है तो आपका काम तो आधा ऐसे ही बनेगा। ये काफ़ी बढ़िया और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन अब हम सीखने वाले हैं, तो चलिए सीखते हैं कि ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट और एज लिस्ट। दो स्टार्टिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले से क्वेश्चन नहीं आता, स्टार्टिंग के 2 देखो। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है ग्राफ, इसमें रिप्रेजेंट करा जाता है कैसे? मैट्रिक्स के थ्रू। जैसे हमारे पास हमें ये ग्राफ मिल रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स तैयार करो m क्रॉस m की, जो कि m की वैल्यू क्या है? m जो है हमारे टोटल वर्टेक्स जो कि 4 है, तो 4 क्रॉस 4 की ए बी सी डी। अब ये चीज़ देखो, ए से कनेक्टेड है? नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख दो। ए बी से कनेक्टेड है? हाँ है, तो 1 लिख दो। ए सी से कनेक्टेड है? नहीं है, तो 0 लिख दो। ए डी से कनेक्टेड है तो 1 लिख दो। बी ए से कनेक्टेड है? हाँ, तो 1 लिख दो। बी से कनेक्टेड है? नहीं है, तो 0 लिख दो। बी सी से कनेक्टेड है। बी डी से कनेक्टेड है? नहीं है, तो 0 लिख दो। सी ए से कनेक्टेड है? नहीं है, तो 0 लिखो। सी बी से कनेक्टेड है तो 1 लिख दो।
सी डी से कनेक्टेड है, हाँ है, तो 1 लिख दो। सी से कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 लिख दो। डी ए से कनेक्टेड है, तो 1 लिख दो। डी बी से कनेक्टेड है, नहीं, तो 0 लिख दो। डी सी से कनेक्टेड है, नहीं, है, तो 1 लिख दो। डी बी से कनेक्टेड डी डी से कनेक्टेड है, नहीं, 0 लिख दो। अगर हम बी के अंदर कुछ ऐसे बना दे लूप, तो ये बी से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ ऐसे एडिशनली। तो ये हमारी क्या हो गई, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ है उल्टा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के एडवांटेज क्या है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी फास्ट है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 में आ जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज पता है क्या है कि इसके अंदर जो है ना मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है स्पार्स ग्राफ के चक्कर में। ये है इसका डिसएडवांटेज। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओमेगा बिग O V स्क्वायर। V क्या है, वर्टेक्स, ठीक है। अब देखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट कुछ नहीं है, जैसे देखो मैंने क्या करा था, A B C D। देखो एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर नहीं है, ईच वर्टेक्स के अंदर एक लिस्ट होती नहीं है, बल्कि A का देखो A किससे कनेक्ट है, B से कनेक्टेड है, और B किससे कनेक्ट है, C से कनेक्ट है, बस इतना है। B किससे कनेक्ट है, A से कनेक्ट है, और B किससे कनेक्ट है, D से भी कनेक्ट है। तो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है, बहुत आसान होती है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज लिस्ट। एज लिस्ट के अंदर हम जो है इन्हें सेट की तरह लिखते हैं। A B से भी कनेक्ट है, A C से भी कनेक्ट है, B D से भी कनेक्ट है, और C D से भी कनेक्ट है। ये हमारी क्या है, एडजेसेंसी वो एज लिस्ट है। तो हमने देख लिया ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। अब हम देखेंगे कि ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे करा जाता है। ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ ट्रैवर्सल होता क्या है, पहले ये देखो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए वर्टेक्स को, कहाँ पर, ग्राफ के अंदर, ठीक है। ट्रैवर्सल मतलब होता है विजिट करना सारे वर्टाइसेस को, ठीक है। तो ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 मेथड्स हैं। ट्रैवर्स करने के लिए 2 मेथड हैं, एक है BFS, एक है DFS। तो चलिए बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं, ठीक। BFS की फुल फॉर्म है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके अंदर हम जो नोड्स हैं ना ग्राफ के, उन्हें लेवल बाय लेवल हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं। इसका एल्गोरिथम देखो, हम पहले सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसे विजिटेड बोल देंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू मिली है उसे हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद क्यू के अंदर इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, फर्स्ट नोड को क्या कर देंगे, क्यू के अंदर रिमूव कर देंगे, और क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, विजिट करेंगे उसके नेबर को, जिसको हमने काटा है ना, उसके नेबर्स को विजिट करेंगे और उन्हें लिखेंगे, और ये स्टेप रिपीट करेंगे जब तक हमारा क्यू जो है एम्प्टी नहीं हो जाता। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O V प्लस में E। बहुत आसान है BFS। इसके अंदर क्यू डेटा स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है DFS। इसके अंदर हम सबसे पहले जितना डीप जा सकते हैं जाएंगे, फिर उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर इस्तेमाल किसका होता है, इसके अंदर स्टैक और रिकर्जन का यूज़ होता है, ठीक है। इसका एल्गोरिथम देखो, हम सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सोर्स नोड को विजिटेड कर देंगे और फिर उसे एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करते वक्त हम फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स को, फिर हम उसे भी विजिटेड मार्क कर देंगे एंड रिकर्सिवली उस पर भी DFS को अप्लाई कर देंगे, मतलब उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके भी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स को चूज़ करेंगे। यही करते रहेंगे और इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे कब तक, जब तक हमारा कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस जब तक हमें नहीं मिलता। इसको रिपीट करते रहेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, इसको रिपीट करेंगे, फिर हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस वर्टेक्स से और चेक करेंगे कि कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स तो नहीं रह गया, और फिर उसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि BFS और DFS को हमने ट्री पर अप्लाई करके देखा है। BFS क्या होता है, लेवल बाय लेवल, पहले ये लेवल फिर ये लेवल। तो लेवल बाय लेवल कैसे जाए, देखो लेवल बाय लेवल कैसे गया, पहले A आया, A लिख दिया, फिर B आया, फिर C लिख दिया, फिर D और E, फिर D और E ऐसे लिख दिया। लेकिन DFS ज़्यादा डेप्थ में, पहले A
बी डी, ए बी डी गया, फिर गया ई सी, फिर डेप्थ में जाता है, फिर बैक ट्रैक स्टार्ट करता है। ठीक, तो हमने ग्राफ का ट्रैवर्सल पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं अपने, जो कि है एमएसटी। एमएसटी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जो कि ऑल वर्टाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है मिनिमम टोटल वेट के साथ। ठीक है, इसके अंदर साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए कभी भी, जैसे कि ये देखो। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप पढ़ लेना। मैं सीधा इसके मेथड बताता हूँ। पहला मेथड है एमएसटी फाइंड करने के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो है किसी भी वर्टेक्स से शुरू स्टार्ट कर सकते हैं। हम फिर क्या करते हैं, मिनिमम वेट एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, न्यू वर्टेक्स में ऐड कर देंगे, और इसी स्टेप को हम क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे अंटिल कब तक, जब तक हमारे सारे वर्टेक्स इंक्लूड नहीं हो जाते। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैट्रिक्स के लिए इसकी है बिग ओ वी स्क्वायर, हीप के लिए है इसकी ई लॉग वी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सभी वेट को पहले क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। एजिस को क्या करते हैं, वेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं। मतलब पहले सबसे कम वेट, लेस वेट से लेके हाई वेट तक, जितना ज़्यादा वेट हो सकता है सॉर्ट करते हैं। ठीक, फिर हम पिक करते हैं स्मॉलेस्ट एज को और ऐड करते रहते हैं एक दूसरे में जब तक साइकिल फॉर्म नहीं होती, और इसे हम करते रहते हैं रिपीट अंटिल जब तक n माइनस एज ना हो जाए। n हमारा वर्टेक्स है यहाँ पर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ई लॉग ई होती है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है, देख सकते हो। अब पेपर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है क्रुस्कल और प्रिम्स एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस। तो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, एक वर्टेक्स बेस्ड एल्गोरिथम है, वहीं पे क्रुस्कल एल्गोरिथम है एज बेस्ड एल्गोरिथम। ये प्रिम्स में हम कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रुस्कल में हम मिनिमम वेट वाले एज से शुरुआत करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ई लॉग वी, इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ई लॉग ई। इसमें हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं और यहाँ पर डिसजॉइंट सेट का यूज़ करते हैं। इसमें हमें साइकिल चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, पर इसमें साइकिल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेटर है किसके लिए, डेंस ग्राफ के लिए, और ये किसके लिए बेटर है, ये स्पार्स इसके लिए बेटर है। ठीक है, ये स्पार्स ग्राफ के लिए क्या है, बढ़िया। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। चलिए इसे भी करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो ये देखो, ए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का हम यूज़ क्यों करते हैं। ए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस या फिर कॉस्ट बिटवीन वर्टाइसेस इन अ वेटेड ग्राफ। जब भी हमें कोई वेटेड ग्राफ दिया जाता है ना, तो उसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए, जिसमें सबसे ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट खर्च कर हो रही हो, इसलिए हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो एल्गोरिथम है हमारे पास, पहला है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम और अगला है हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम पूछते हैं, उसे कोई नहीं पूछता बेलमैन फोर्ड को। मन करा तो पढ़ाऊँगा, वरना मुश्किल ही है शायद उसका। अब ये समझाओ, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स टू द अदर वर्टेक्स इन अ ग्राफ विद नॉन नेगेटिव एज वेट। इससे क्या पता लगा हमें कि डिजक्स्ट्रा जो है ना, सिर्फ नॉन नेगेटिव वेट पर ही काम करता है। जहाँ पर पॉजिटिव वेट है ना, ये वहीं पर काम करेगा, नेगेटिव वेट पर काम नहीं करेगा बिल्कुल भी डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, इसका एल्गोरिथम सुनो अब क्या है। सबसे पहले असाइन कर दो डिस्टेंस ज़ीरो किसको, सोर्स वर्टेक्स को, मतलब जहाँ से भी शुरुआत कर रहे हो उसे ज़ीरो असाइन कर दो उसका डिस्टेंस, और बाकी का इन्फिनिटी। ठीक, सभी वर्टेक्स को अनविजिटेड मार्क कर दो। सिलेक्ट करो एक अनविजिटेड वर्टेक्स को जिसका सबसे कम डिस्टेंस हो। ठीक है, फिर डिस्टेंस को अपडेट करते रहो एडजेसेंट वर्टाइसेस को देख देख कर, एंड फिर उसे क्या कर दो, मार्क कर दो क्या, सिलेक्टेड वर्टेक्स को एज विजिटेड कि मैंने इसे विजिट कर लिया है। फिर इसी स्टेप को आप क्या करते रहो, रिपीट करते रहो जब तक सारे वर्टेक्स जो हैं विजिट नहीं कर लेते आप। ठीक है, और इस तरीके से हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेंगे। ठीक,
अब अगला मेथड है बेलमैन फोल्ड। इसको पूछता कोई नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझा दे रहा हूँ। BFA हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में हेल्प करता है सोर्स वर्टेक्स से सभी अदर वर्टेक्स के लिए, और लेकिन ये नेगेटिव एज वेट को भी हैंडल कर लेता है। इसका एल्गो क्या है, सबसे पहले क्या कर दो, सोर्स उसको आप सोर्स को डिस्टेंस को 0 बोलो और अदर को इन्फिनिटी, और रिलैक्स और सभी एजेस को रिलैक्स कर दो v-1 टाइम से, ठीक है। और चेक करो वन मोर फॉर नेगेटिव, और वन मोर नेगेटिव वेट के लिए आपको एक बार और चेक करना पड़ता है इसके अंदर। इफ डिस्टेंस डिक्रीज, अगर डिस्टेंस घट रहा है अगेन ए नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट, इसका मतलब एक नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। बस यही से आपका बेलमैन फोल्ड है। ये काफ़ी स्लो होता है डिजक्स्ट्रा के कंपैरिजन में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग OVA, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता, मेनली डिजक्स्ट्रा ही आपका आता है, तो आप यही करके आओ, मेरे तो यही सजेशन है। ये बढ़िया है आपका। सो हमने फिनिश कर दिया है अपना आज, मतलब ये हमने यूनिट 4 का भी अपना एपिसोड नंबर 4 ख़त्म कर दिया है। सो कैसा लग रहा है आप सभी को? आई होप अच्छा लग रहा होगा। सो अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने अपनी पूरी सीरीज़ का ये लास्ट वन शॉट भी कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि देखो यार, मैंने पूरा, अब आपके ऊपर बनता है कि इस सीरीज़ को आप कितना जो है शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करवाते हो, दोस्तों में भेजते हो से ज़्यादा, क्योंकि यार मैंने तो अपने 100% से भी मतलब 1000% एफर्ट्स लगाए हैं कि इन सब चीज़ों को पहले मैंने आपके लिए तैयार करा है, फिर उसके बाद अब मैंने वीडियो बनाई है, फिर सोच रहे हो फिर एडिटिंग भी होगी, फिर अपलोड होगी, ये सारी चीज़ें करी हैं। सो अब आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करो, स्प्रेड करो इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो सब इसका लुत्फ़ उठा पाएँ। ऐसे ही बस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अब इसी के साथ हमारी ये डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ पूरी की पूरी यहाँ पर जो है क्या हो जाती है, एंड हो जाती है डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यूनिटी आपके 4 थे और 4 एपिसोड में हमने पूरा जो है ख़त्म कर दिया। अब कल मैं इसकी मूवी डालने वाला हूँ, कल जिसको मूवी देखनी है प्रीमियर पे लग जाएगी मूवी, अपना पॉपकॉर्न लेके बैठना, खाना पीने का लेके बैठना, पूरी मूवी को अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।